किसी किताब में नहीं है और किताबें अपडेट नहीं है, अगर है भी तो यहाँ जो भी डाउट आएगा तुम्हें एकदम पूछना ये क्या चीज़ है, मैं वही बात बताऊंगा। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है आज किसे, यूक्रेन और रूस को। न्यूज चैनल खोल लो, अखबार खोल लो, रात दिन क्या चल रही, यही न्यूज। अब तुम्हें इसके बारे में पढ़ना बाकायदा डीपली, कोई तुमसे पूछे तो उसे इस बात का पता हो कि हाँ इस आदमी को नॉलेज है। तो हम पढ़ रहे फिलहाल क्या, इंडिया रशिया रिलेशन। कलर लो, बताओ कौन सा रंग लोगे आज। ठीक है, हम पढ़ रहे इंडिया रशिया रिलेशंस। तो जो आज की रिलेशंस है उसमें सबसे बड़ा जो खेल है उसका नाम है डिफेंस। भारत के हथियारों की जो आपूर्ति है वो कहां से हो रही है। कभी हुआ करती थी 80%, फिर हुई 70%, और आज लगभग 49% या क्या कहें आधे हथियार भारत के कहां से आ रहे हैं, रूस से, 2021 में। ठीक, तो आज की बात तो ये पढ़नी, लेकिन ये आज की बात दिमाग में तब आएगी जब आप पढ़ोगे से स्टार्टिंग से। ठीक, तो अब चलते हैं थोड़ा सा पहले। कब की बात चलती है, सेकेंड वर्ल्ड वार की। तो जहां भी जो बात आपने नहीं सुनी, ऐसी अब सैकड़ों बात आने वाली, एक दो नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई, ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुई तो एक पार्टी तो किसकी थी, जर्मनी एक तरफ थी, ठीक, उसी की साइड इटली था, उसी की साइड जापान था। तानाशाह सारे एक तरफ, राजा या तानाशाह, किंग या डिक्टेटर। यहां भी कौन बैठा हुआ, मुसोलिनी। ठीक है, कौन, जापान का राजा सम्राट अकाहितो। यहां कौन, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। और एक और कौन थे, दूसरी और जो देश थे उनमें रूस भी उसी पक्ष में था, ठीक, और यूएसए भी उसी पक्ष में है, ब्रिटेन भी, फ्रांस भी। ठीक है बातचीत। ये सब एक पक्ष के देश और ये दूसरे पक्ष के देश थे। इनमें सिविल वॉर, इनमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। जर्मनी ने स्टार्टिंग में तो इनके तानाशाह कौन, स्टालिन, इनके साथ में एग्रीमेंट किया है सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले ही कि हम आपस में अटैक नहीं करने के बिल्कुल भी, ठीक। लेकिन हिटलर ने उसी को तोड़ दिया और इन पे अटैक कर दिया। ठीक है, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी तो जर्मनी के संबंध बहुत अच्छे थे किनसे, रशिया से। इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया, हम अटैक नहीं करने के दूसरे पे बिल्कुल भी। लेकिन उसी एग्रीमेंट को किसने ब्रेक कर दिया, जर्मनी ने, और इन पे हमला कर दिया। जो बोलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी भूल, रशियन ट्रैप या जाल में कौन फंस गया, हिटलर। जब तुम देख रहे हो कितना बड़ा रशिया है और यहां जर्मनी है, जर्मनी यहां से चली, रूस में घुसी, और घुसते ही भयंकर बर्फ और इतना लंबा एरिया। जितनी लंबी लड़ाई होगी रास्ते में उतनी लंबी क्या चाहिए आपको, सप्लाई चेन, हथियारों की, खाने की, एटसेट्रा की, हर चीज की। इसे मेंटेन रख नहीं पाए और ये सिस्टम ब्रेक हो गया और रूस वालों ने घेर के मारना शुरू कर दिया। पहले यहां हराए और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार अगर किसी देश ने लड़ी है तो उसका नाम केवल रूस है, जिसने मरवाए अपने 2.5 करोड़ आदमी। कितने, 2.5 करोड़ खाली हो गए। एक बार वार हुई 5 लाख साहब, अगली बार हुई 5 लाख साहब, यानी इस कदर आदमी मर रहा था कि देश में जो भी युवा हो उसे कैसे प्रेरित करें, कैसे प्रेरित करें, कैसे मोटिवेट करें कि वो फौज में भर्ती हो जाए।
तो जितनी भी घटनाएं यहाँ फौज की हुआ करती सेकेंड वर्ल्ड वार में, उससे ग्लोरीफाई क्या करते हैं लोग। ठीक क्या, एक गडरिया भेड़ चराने वाला, ठीक क्या, उसका निशाना बड़ा अच्छा था, वो सेना में आया और उसने चुन चुन के जर्मन वालों को मारना शुरू कर दिया। ठीक क्या, उसके ऊपर मूवी बन रखी है, तुम्हें देखनी हो, एनिमी एट द गेट, हॉलीवुड की मूवी है। यानी किस प्रकार से उसे सोवियत रूस का हीरो बना दिया कि देख लो ऐसा आदमी अपनी मातृभूमि के लिए कैसे जान देने को तैयार है, तो बाकी लोग भी आए, क्योंकि जो छोटे हैं, जनसंख्या कम है और वार में करोड़ों आदमी मर रहे हैं। और फिर इन लोगों ने अटैक करते करते कौन, बर्लिन खत्म कर दी, यानी जर्मनी को भी हरा दिया। अब ये लगातार अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, इनसे बचने के लिए, इनके एक्सपेंशन से बचने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार के तुरंत बाद एक संगठन बना जिसका नाम था क्या, नाटो, कि ये तो बहुत बड़ी पावर बन जाएंगे ऐसे। कब की बात है वो, 4 अप्रैल 1949 की। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बना 4 अप्रैल 1949 को, जिसमें स्टार्टिंग में 12 कंट्रीज थे। कितने देश, 12। ठीक, और वो कौन देश थे, अब इन्हें लगना शुरू हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता रसिया कहीं पूरे यूरोप पे कब्जा ना कर ले, इन्हें कैसे बचाएं। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, वो प्लस कौन, कनाडा, और प्लस कौन, अमेरिका, ये इकट्ठा हो गए ऐसे 12 देश। ठीक है, और किससे बचने के लिए, रूस से। और एक संधि की, जिस संधि का उद्देश्य कोई व्यापार करना नहीं है, क्या, इस संधि का ऑब्जेक्टिव है ट्रीटी का कलेक्टिव सिक्योरिटी। क्या वर्ड है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, हिंदी का वर्ड है सामूहिक सुरक्षा, कि इतने बड़े देश के सामने हम टिक ही नहीं पाने के, इन पे हथियार पे सब कुछ है, और बहुत तगड़ा क्या है इन्हें अनुभव वार का। ठीक है, और इनसे बचना है तो क्या सिद्धांत है वो, कलेक्टिव सिक्योरिटी, एक पे हमला अर्थात सब पे हमला। अगर ये किसी एक की भी जो बॉर्डर्स हैं उसे ब्रीच करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो बस एक में घुसेंगे तो इसका मतलब सब में घुस के सब उसका जवाब देंगे। अनिवार्य रूप से हर देश को अपनी मिलिट्री देनी पड़ेगी, जो भी खर्चा होगा उसमें पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, यानी खर्चे भी, हथियार भी, सेना भी, सब देंगे सारे मिलके, तब इसका मुकाबला होगा। ठीक है, अब जब दुनिया की सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक पावर अपने आप को इकट्ठा कर रही है, ठीक, इसे लीड कौन करता है, इसे वर्ल्ड में लीड कर रहा है कौन, यूएसए, आज तक कर रहा है। ठीक, इसके प्रति उत्तर में, इसे काउंटर करने के लिए रूस ने भी एक संघ खुलवा दिया। कौन सा, पोलैंड की एक राजधानी है वारसा, वहां पे एक पैक्ट हुआ, वारसा पैक्ट, नोट करो, पीडीएफ में नहीं है बिल्कुल भी, डिटेल्स इसकी जरा। वारसा पैक्ट 14 मई 1955, वारसा पैक्ट 14 मई 1955। आज की फिल्म आप तब समझ पाओगे जब फिल्म को पहले देख के आओ जरा एक बार। वारसा पैक्ट 14 मई 1955, लीड बाय रशिया, लीड बाय रशिया, टू काउंटर द एक्टिविटीज ऑफ नाटो, टू काउंटर द एक्टिविटीज ऑफ नाटो, नाटो की गतिविधियों को प्रति संतुलित करने के लिए, नाटो की गतिविधियों को प्रति संतुलित करने के लिए। ठीक, हेडक्वार्टर मॉस्को, जब कौन कर रहा है लीड, रूस, तो हेडक्वार्टर कहां है, उसकी राजधानी में, इसे कौन कर रहा है लीड, यूएसए,
इसका हेडक्वार्टर जानबूझ के कहाँ बनवाया? यूरोप में, ताकि यूरोप वाले इकट्ठे रहें। कहाँ है हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम नाटो का हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स बेल्जियम। अब तुम समझो बात को। इसके जो मेंबर थे 12 और इसके मेंबर कितने थे? 7। लिखो 7 मेंबर। कौन? अल्बानिया। आज यूरोप में एक ही मुस्लिम देश है बस, उसका नाम है अल्बानिया। अल्बानिया। सेकंड बुल्गारिया, बेहद सुंदर कंट्री है ये, अल्बानिया, बुल्गारिया। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया। ईस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी। हंगरी, हंगरी। पोलैंड, हंगरी, पोलैंड। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया। एंड यूएसएसआर। पहले क्या नाम था इसका? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, या सिंपली क्या नाम? सोवियत यूनियन। ठीक। तो 7 कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ सोवियत यूनियन। तो 2 बड़े गुट थे, इनके बीच में यूरोप को लेकर घमासान चल रहा था। ठीक क्या? कि ये देश मेरे साथ आएगा, वो तेरे साथ जाएगा। ऐसे करके देशों को अपने अंडर में लेने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो अलग थी, इनकी अलग थी। क्या थी इनकी आइडियोलॉजी? नाटो कहता है कोई और बात, और वारसा पैक्ट या रूस वाली जो आइडियोलॉजी है ये अलग है। क्या? ये कहते हैं कैपिटलिज्म। ये समर्थक हैं पूंजीवाद के, कि सब कुछ प्राइवेट का होगा, सरकार हस्तक्षेप नहीं करने की, उसे आगे बढ़ाएगी। ठीक है, क्लियर? और ये समर्थक किसके हैं? सोशलिस्ट या अब दोनों बातों में पहले एक बार अंतर देख लो कंसेप्ट के रूप में, आपके दिमाग में कहानी आ जाए। हर बात इतनी डीपली समझनी है आपको हमेशा। एक फैक्ट्री आपकी है, आपकी मर्जी, आप क्या बनाएंगे? आप किसी फैक्ट्री में कोई सामान कब बनाएंगे? जब उसकी डिमांड होगी, नहीं तो क्यों बनाएंगे? यानी इस वाली इकोनॉमी में पूरा गेम चलता है एक ही वर्ड के ऊपर, उसका नाम है डिमांड। ठीक क्या? और उसके लिए क्या होती है फिर? सप्लाई। अगर डिमांड तुम्हें हथियारों की है तो हथियार बनाएंगे, क्या बात होगी? अमेरिका में जैसे तुम यहाँ क्या ले रहे हो? टॉफी। ऐसे वहां क्या ले रहे लोग? हथियार। अपना बन रखा है कार्ड, वो कार्ड दिखाओ, आप 18+ हो और आपके पास चलाने का है कोई लाइसेंस या अन्य। क्या मतलब? आपने किसी रेंज में जाके प्रैक्टिस कर रखी है और उसने कह रखा है कि हाँ ये पास है मेरे टेस्ट में, बस अब जाते जो वेपन चाहते हो वो ले लो, और क्या ले लो? गोलियां, जितने आपका मन करे, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। इसे कहते हैं यूएसए गन कल्चर। कंट्री बहुत बड़ी है, जितनी बड़ी हम हैं, हमसे कितने हैं? 3 गुने बड़े। और आदमी कितने हैं हमसे? हम हैं 140 करोड़ और वो केवल 33 करोड़। आदमी हमसे लगभग 1/4 और क्षेत्रफल हमसे 1/3। 3 गुना, 1/3 नहीं, 3 टाइम्स। तो कंट्री बहुत बड़ा है। हमारे गांव शहर घर बहुत नजदीक बसे हुए हैं आपस में। यहाँ दिल्ली से लेके देहरादून तक सब मिल चुका है, कुछ एरिया खाली बचे हुए बस। ठीक है? और वहां पे कस्बे और गांव बहुत दूर दूर बसे हुए हैं, जंगल बहुत बड़ी मात्रा में है। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अर्लियर टाइम में गन की बड़ी जरूरत पड़ती थी। ठीक है? तो उस समय लोगों ने सपोर्ट किया। आज यही गन कल्चर उनकी मौत का कारण बन चुका है। अमेरिका में सर्वाधिक मौतें होती हैं किससे?
कोई भी एक पागल सा आया, दिमाग सा घुमा, बंदूक लिए फटाफट फटाफट करना शुरू कर दिया, लोग मार दिए। ऐसे ढेरों मरते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, मॉल में, एक्सेट्रा में। एक पागल बिल्कुल पसंद नहीं करता किसे, गे आदमी को, और कहाँ बैठ गया, होटल के ऊपर। गे लोग पार्टी कर रहे थे, ऊपर से मार दिए 57 आदमी, गोली से भून दिए। यानी वहां एक से एक अजूबा मिला, कहाँ, अमेरिका में। तो इस पूरी इकोनॉमी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई, क्या बेचना तुम जानो, कौन लेगा तुम जानो, हमें कोई मतलब वास्ता नहीं है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, इस वाले खेल में सारा खेल ही अलग है। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, यहां सरकार फुल करती है हस्तक्षेप। कैसे? एक खेत है 10 बीघा का, या क्या बोल दूं मैं एक्चुअल टर्म, 10 हेक्टेयर का। ठीक, इस 10 हेक्टेयर के खेत के अंदर काम करते हैं 5 आदमियों का एक परिवार। ठीक, ये कंसेप्ट क्या है और ये कंसेप्ट क्या है? हिंदी का इसका टर्म है समाजवादी, और इसका वर्ड है क्या, साम्यवादी। तो समाजवादी, 10 हेक्टेयर के खेत में पता लगा कितना, 100 क्विंटल अनाज हुआ है। कितने क्विंटल? 100 क्विंटल। इन 5 आदमियों की नीड है एक पूरे साल की केवल 50 क्विंटल। कितनी नीड है इनके बस? 50 क्विंटल। तो जो एक्स्ट्रा है 50 क्विंटल जिन्होंने पैदा कर दिया है, वो नहीं मिलने का बचा बिल्कुल भी। वो किसका है? इस कंसेप्ट में जो एक्स्ट्रा 50 क्विंटल है वो सब सरकार का है, और इस कंसेप्ट में जो एक्स्ट्रा 50 क्विंटल है वो सब इनका ही है। तुमने मेहनत की है खेत में, जितना कमाओगे सब तुम में ही बांट देंगे। तो ये वाला जो कंसेप्ट था, ये किसने अपनाया? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, जो भी उत्तरी यूरोप के देश हैं, उन्होंने क्या अपनाया? सोशलिस्ट। हम भी कौन है? सोशलिस्ट कंट्री। हमने अपने संविधान के जो प्रियम्बल है सबसे पहले ही लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी देश बनाएंगे। समाजवादी क्या? जो जितनी मेहनत करेगा उससे उसका प्रतिफल उतना ज्यादा मिलेगा। आप खेत में करो, आप पढ़ाई में करो, या कहीं भी करो, यानी हार्ड वर्क को पेमेंट होगा। इसमें क्या होगा? इन्हें पता हमें तो मिलना कितना, 50 क्विंटल, और जो फालतू है उसके लिए मेहनत करनी क्यों? अगर 50 क्विंटल हमारी इंडिया सरकार को पूरी करनी है तो बस ये एक्स्ट्रा मेहनत करने के नहीं। तो यहाँ क्या कंसेप्ट था? सब सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक, क्या आपकी जरूरतों को पूरा करना। तो यहाँ क्या पूरी होती है? नीड्स। वो नीड्स किसकी हो? खाने की, अस्पताल की, स्कूल की, हर चीज की, सब सरकार का है। तो ये कंसेप्ट कहाँ चला था? यूएसएसआर से। ठीक, क्या तो इसमें सब बराबर हैं। तो देश में क्या है? एक इक्विलिब्रियम, सब कॉमन है। उससे क्या वर्ड आया? कम्युनिस्ट। तो ये कहाँ चल रहा था? रूस में। ये कहाँ चला फिर? नॉर्वे, स्वीडन और हम जैसे कंट्रियों में। और ये कहाँ चला फिर? अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में। समझे बातचीत की? आइडियोलॉजी क्या है इनकी? तो ये समर्थन करते हैं इसे, ये समर्थन करते हैं लोकतंत्र को, कंप्लीट डेमोक्रेसी, कंप्लीट डेमोक्रेसी, और ये नो डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट भी सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। सिंगल पार्टी रूल, सिंगल पार्टी रूल, और कहां पर? एक ही पार्टी का राज। तो ये कंसेप्ट शुरू हुआ और एक संघ बना इस आइडियोलॉजी से। कब? 1922 में, जिसका नाम क्या रखा? यूएसएसआर। बनाने वाले का नाम व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर लेनिन। पुतिन तो अब है, व्लादिमीर लेनिन। ठीक, क्या तो अब इसने बनाई अपनी एक पार्टी जिसका नाम वैनगार्ड पार्टी, वैनगार्ड पार्टी। ये तुम्हें समझना कंसेप्ट, यूपीएससी किताबों के अंदर कुछ नहीं है। तुम कंसेप्ट समझे कि नहीं, कल को इस समझ के बाद ही हमें निकालना प्री या हमें लिखना मेंस। आप कंसेप्ट समझते हो इतना बहुत है बस। ठीक, इतनी बात में कोई दिक्कत हो तुरंत पूछो एकदम से, जो आपका मन करता हो। बिल्कुल, अब वही पूछने वाले हैं। एक संघ बन गया, एक आदमी ने बना दिया। किसने? लेनिन ने।
और अब जो जो भी उसकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हैं वो संघ का हिस्सा बन जाओ। तो 1922 में एक संघ बना, यूएसएसआर, और 14 और कंट्री इसमें इंक्लूड हो गई। कितने कंट्री? 14 और। सारा सेंट्रल एशिया ये रहा, और सारा ईस्टर्न यूरोप, आज का यूक्रेन भी, और सब इसी के पार्ट थे। ठीक, ये संघ चलता रहा। ठीक, इसके साथ बहुत से कंट्री लगे रहे। अब इस संघ की जिम्मेदारी है अपने हर देश क्षेत्र को बचाना। किससे? अमेरिका से। और उसके संगठन किससे? नाटो से। तो स्टार्टिंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इनमें इस बात पे कंसेंसस, एक सहमति बनी, क्या? कि तुम नाटो का एक्सपेंशन जो हमसे अलग हुए देश है उनमें नहीं करने के। क्या? कहानी ये कहती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद दुनिया के अंदर दो गुट बने, एक नाटो और एक वारसा पैक्ट। एक किसके अंडर में? यूएसए के, और एक रशिया के। ठीक है, और दोनों में बहुत लंबा संघर्ष चला, जिस संघर्ष को दुनिया जानती किस नाम से? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, जो चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। और कब तक? एक यूएसए और एक कौन? रशिया, या क्या कहूं इसका एग्जैक्ट नाम? यूएसएसआर। दोनों के बीच में चल रही है कोल्ड वॉर। किसको लेके? 4 रीजन्स, जो क्षेत्र हैं उनको लेके। किसको लेके? ऑर्गेनाइजेशंस, इसको लेके। किसको लेके? हथियारों को। किसको? व्यापार को। यानी फॉर ट्रेड, आर्म्स, संगठन, अंतरिक्ष, हर जहां क्या चल रही है इनके बीच में? एक कंपटीशन। अगर कोई वार डायरेक्ट ना होती हो, इनडायरेक्ट वे में होती हो, आपने बनाया एक हथियार, मैंने बनाया दूसरा हथियार, उसके टक्कर में ही, इसे कहते हैं कोल्ड वार। बिना डायरेक्ट होने वाली वार कोल्ड वार चली थी। किसके बीच में? इन दोनों के दो संगठन थे। ठीक, क्या? कब बने? कौन मेंबर थे? इसके मेंबर स्टार्टिंग में 12 और इसके मेंबर ओनली 7। ठीक थी कितनी बातचीत? अब लगातार बढ़ता संघर्ष और उथल पुथल में जब सब काम सरकार करेगी तो कोई फालतू मेहनत क्यों करने वाला? इसमें किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होने की, सब सरकार का है 100%। ये घर सरकार का है। जब आपका घर है ही नहीं तो आप मरम्मत करवाएंगे फिर? अगर किराए पे कोई रहता होगा तो मरम्मत करने का मतलब वास्ता है नहीं। अब तुम बांट देख रहे किसकी? सरकार आएगी, वो मरम्मत करवाएगी। तो जब इतने देश के हर एक आदमी सरकार से अपेक्षा रखेंगे तो सरकार सबकी जो अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें फुलफिल नहीं कर सकती। अगर आज हम भारत की बात करें, सरकार सबको पानी नहीं पिला सकती है, पानी भी। विकास तो बहुत दूर की बात है। यानी आपको हमको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर अपना विकास करना है तो। ठीक, तब सरकार कुछ कर सकती है। सरकार कुछ बेसिक चीजें हमें दे सकती है। अगर डेवलपमेंट करना तो हमें खुद करना पड़ेगा, और हम मेहनत करना चाहते नहीं। क्यों? तुम कितनी ही मेहनत कर लो, जितनी एक्स्ट्रा मेहनत करोगे वो सब कहां पहुंच जाएगा? सरकार के पास। इस देश की इकोनॉमी कोलैप्स होती चली गई। जब कोई निजी व्यापार है ही नहीं, ना मेरी कोई दुकान, ना मेरा कोई बिजनेस, सरकार का काम करता हूं सारा दिन में, तो बस बिजनेस ठप होते चले गए, व्यापार बंद होते चले गए, और ये कंसेप्ट कोलैप्स कर गया। कब? 1991 में। ये संघ भी खत्म हो गया। कौन से वाला? वारसा पैक्ट भी खत्म 1991 में। तो 1991 में एक संघ तो टूट गया। इस संघ में कितने कंट्री थे? रूस प्लस 14, कुल कितने कह दूं? 15। ये रहे 15 कंट्री के बाकायदा। ये कितने थे कुल? 15 कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया। ठीक है, तो अब रूस सहित 14 देश, या कुल कितने? 15 देश। अब जितने में 15 देश थे, इन सब की डिमांड बढ़ रही है डेवलपमेंट के लिए।
जनता के एजुकेशन के, हेल्थ के, एक्सेट्रा के लिए, और संघ का मालिक इनकी पूर्ति कर नहीं पा रहा है। इन्होंने कहा ठीक है, हम इसमें रहना चाहते ही नहीं, हमें आप अलग कर दो। तो जब ये संघ टूटा 1991 में, कितने कंट्री बन गए? तब 15 देश बने। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये तो कहानी थी रूस की, ठीक, वो कैसे बना था और कैसे टूटा था। अब जब कोई संगठन कभी केवल किसके लिए बनाया गया था? केवल रूस से लड़ना उद्देश्य था, या सबको सामूहिक रख के उनका बचाव करना उद्देश्य था, तो जब जिससे लड़ने के लिए रखा था वो बचा ही नहीं, अब टूट के अलग हो गया। इसे भी तभी खत्म हो जाना चाहिए था। उद्देश्य तो बात का यही था, लेकिन इसने इसको खत्म नहीं किया, जिंदा रखा। ठीक क्या? और इसमें नए नए मेंबर बढ़ते चले गए। ठीक क्या? क्यों ऐसा करा उसने? अगर यूएसए इसे भी खत्म कर देता कि जिससे लड़ने के लिए हमने संगठन बनाया था, जब वो ही नहीं बचा तो हम क्या संगठन करेंगे, अगर ऐसा यूएसए कर देता तो वो आज क्या होता? अकेला। केवल कौन होता? यूएसए। आज उसके साथ उस टाइम कितने खड़े थे लोग? 12 कंट्री और थे। आज कितने हो चुके बढ़ते बढ़ते ये? तो आज ये अपना मेंबरशिप क्यों बढ़ा रहे हैं? इनके उद्देश्य क्या हैं? तो न्यू ऑब्जेक्टिव, इसे नए उद्देश्य दिए। नाटो के नए उद्देश्य क्या हैं? और जिससे लड़ने के लिए बना था, जब वो खत्म हो गया तो अब जिंदा क्यों है? और अब जिंदा है तो वो आधार बताओ, जिंदा किस लिए है? इसे क्यों अलाइव रखें? तो क्या ऑब्जेक्टिव था? कि दुनिया में फैल रहा है आतंकवाद, इसे रोकना एक देश के बस का है नहीं, तो कौन रोकेगा इसे? ये संगठन। ठीक। और दुनिया में स्थापना करनी है डेमोक्रेसी, अर्थात लोकतंत्र की। दुनिया में कौन बैठे हुए? तानाशाह, सद्दाम हुसैन या अन्य, इन्हें हटाएंगे और टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड। और क्या करना फिर? कि दुनिया में गरीब आदमी रात दिन पिट रहे हैं पूरी दुनिया में, और कोई सुनने वाला उनकी है नहीं, तो हम उनका ध्यान रखेंगे, हमें वर्ल्ड के ठेकेदार। और कौन? इसे कहते हैं ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। और आज दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा लुटेरा है उसका नाम क्या है? नाटो। दुनिया में कहीं घुस जाओ, बस 3 नाम ले दो, कोई ना कोई बात तो मिल ही जाएगी। कौन? आज दुनिया में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बैठा तो इससे ये उद्देश्य किसने दिए? जब संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं, यहां कितने मात्र? 30। दुनिया का सबसे बड़ा मानव संघ कौन बैठा हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इससे ये ऑब्जेक्टिव कौन दे रहा है? अमेरिका। किसके लिए? अपने क्या? निहित स्वार्थ, यानी क्या चीज? हिडन ऑब्जेक्टिव्स। तो यूएस से अपने उद्देश्य पूरे कर रहा है इससे, इस जॉइंट पावर से। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी बेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी आर्मी इनकी, सबसे बड़े पैसे पास इनके हैं, हथियार इनके हैं, यानी सब कुछ वर्ल्ड के जो पावर है, जितनी यूएनओ के पास भी नहीं है, उससे फालतू किसके पास है? नाटो के पास। तो आज दुनिया को चला रही है नोट यूएनओ। कौन चला रहा है? जबकि जो ऑफिशियल है वो कौन है? आधिकारिक रूप से जो ऑफिशियल है वो कौन है? यूएनओ। तो इसे खत्म होना चाहिए था, इसे दिए नए ऑब्जेक्टिव। और आज दुनिया में आतंकवाद खत्म करने गई थी नाटो। गई थी क्या? कहां? खत्म हो गया? खुद भागना पड़ा सर पर जूते रख के। कौन? अमेरिका। सामान भी वहीं छोड़ दिए सारे, जान बचाकर कौन भागा? अमेरिका। कहां से? तालिबान के सामने। पूरे वर्ल्ड ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने 16 अगस्त के दिन, हमारे इंडिपेंडेंस डे जस्ट नेक्स्ट डे, कैसे पूरा वर्ल्ड का आदमी वहां से भाग रहा है। कहां घुस घुस के? अली जो एयरलाइंस हैं, हवाई जहाजों के टायरों के अंदर, बेचारे कहां से पड़े? आके ऊपर से ही धरती पे। ये काम कौन कर रही है? क्या अमेरिका ने वर्ल्ड में आतंकवाद खत्म कर दिया? नहीं होगा। जिस उद्देश्य से नाटो बनाई थी, जब वो खत्म नहीं हो रहा, क्या पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी सेटअप कर दी? नहीं।
आज भी सैकड़ों कंट्री ऐसे हैं जहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एग्जाम्पल है चाइना, एग्जाम्पल है चाइना, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। क्या दुनिया में हर देश के जो मानव अधिकार हैं उनकी जो रक्षा है वो कौन कर रहा है? अमेरिका? नहीं। अफ्रीका में लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है। गरीब बच्चे रो रहे हैं खाने पीने के लिए, ठीक क्या, यमन के अंदर। तो जब इतना सब कुछ चल रहा है, तो ये जो उद्देश्य हैं ये पूरे विश्व के नहीं हैं, ये तो केवल किसके हैं? यूएसए के। और वो इन्हें पूरा करता है जहां उसको लगता है मुझे लाभ होगा। किस रूप में लाभ होगा? तेल मिल जाए वहां पे, वहां गैस मिल जाए, यानी नेचुरल रिसोर्सिस। बिल्कुल खतरा है उसे बहुत तगड़ा टेररिज्म से। अगर आज आतंकवादियों पे एटम बम आ जाए तो उनका जो नंबर 1 टारगेट है वो कौन है? अमेरिका। उन्हें थ्रेट है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी भयंकर कर रखी है कि आदमी की हिम्मत घुसने की नहीं है, ठीक क्या, किसी प्रकार से। तो नाटो क्या है और आज तक जिंदा क्यों है? यूएसए के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ठीक क्या। या आप क्या बोल सकते हो, आज जो पूरे वर्ल्ड का कौन है सुपर पावर, वो सुपर पावर मेंटेन रखना चाहता है अपनी पावर को। उसके मेंटेन करने के लिए इसके नाम पे पूरे वर्ल्ड में जो उथल पुथल है वो कौन मचा रहा है? अमेरिका, ठीक क्या। एग्जाम्पल है कौन? इराक। एग्जाम्पल है कौन? अफगानिस्तान। इतनी बातों में कोई दिक्कत हो तुरंत पूछो एकदम से। चलते हैं इससे आगे। टुकड़ों में बातें होंगी, जहां तुम्हें दिक्कत होगी वहीं रोक के पूछ लेना तुरंत एकदम। सैटेलाइट, सैटेलाइट स्टेट्स, कुछ राज्य अलग हैं जो कहीं और जाके एस्टेब्लिश हो गए हैं और सेवाएं दे रहे हैं हमें। वो कौन है? सैटेलाइट स्टेट। इनका बार बार जिक्र आएगा अभी, ठीक है बातचीत। तो तुमने यहां तक की कहानी सुननी, नाटो कौन है, वारसा पैक्ट क्या है, और आज नाटो क्यों जिंदा है, ठीक, उसके दुश्मन के टूट जाने के बाद भी। कोई डाउट तो नहीं इस बात में? अब हम बात करते हैं किसकी? अपनी बात तो हमने अभी कही नहीं की। अभी तो बात में दो ही किरदार आए, एक का नाम अमेरिका और एक का नाम रूस। अब है दूसरी बात। अब बात करते हैं अपनी। हम आजाद हुए 1947, ठीक। अब बात है भारत रूस संबंधों की, ये क्या चले और क्या चल रहा था। तुमने अभी थोड़ी देर पहले बात सुन ली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रही है? कोल्ड वार। दो गुटों के बीच कौन सा गुट है? एक, और दूसरा कौन सा गुट है? ठीक। और अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद तुरंत ही हमारी एकदम वार हो गई। किससे वार हुई? पहली तो तुरंत ही पाकिस्तान से 1947 में ही। यानी पहले हमने इंडिया पाकिस्तान वार को झेला तुरंत एकदम, और हमारे कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा किसने कब्जा लिया? पीओके, ठीक। इसके बाद एक और फिर वार हुई, इंडो चाइना वार 1962। इस बार हम किससे हार गए? इस बार हम हार गए, उसने क्या कब्जा लिया? जितना बड़ा देश स्विट्जरलैंड है उतना बड़ा एरिया, जिसका नाम अक्साई चीन है, किसके अंडर में है आज भी? 38,000 वर्ग किलोमीटर। स्विट्जरलैंड से भी बड़ा अक्साई चीन। जब लगातार तो हमारे साथ वार हो रही थी, इस वार में पहली बार ऐसा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू, उन्हें लगा कि समस्या बहुत भयंकर विकराल हो चुकी है, और बराबर में ही एक देश है, कौन? अभी एक सीरीज चल रही, तुम देखना, वैसे तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाएगी।
इसका तुमने ऐड देखा होगा कहीं ना कहीं। इसमें सारा घटनाक्रम ये दिखा रखा है। पढ़ने वालों के मतलब की बातचीत है। रॉकेट, स्पेस, न्यूक्लियर एटसेट्रा बातचीत। ठीक, क्या मसला है देखो जरा। हमारा एक साइंटिस्ट कौन, होमी जहांगीर भाभा, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, वो आजाद होने के बाद ही 1948 से ही चीन से भी पहले एक काम में लग चुके थे कि भारत में कैसे परमाणु ऊर्जा डेवलप हो, न्यूक्लियर एनर्जी, और हर घर तक बिजली पहुंचाए। और जब ये पहुंचेगी, इंडस्ट्री से लेकर सब कुछ डेवलपमेंट होगा। ठीक, और 1954 में उन्होंने पूरा प्रोग्राम सेटअप करके चालू कर दिया और बना दिया कौन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये सारा काम सफल हो गया 1958 तक। तो हमारे पास भारत में परमाणु बम बनाने की सामग्री और तकनीक डेवलप हो गई। हम तैयार हैं, चाहे तुरंत बना दे एटम बम। ठीक, हम युद्ध हार रहे हैं, हार चुके हैं, और इस हार का जिम्मेदार कौन है, वर्तमान सरकार उस समय की, जो निर्णय नहीं ले पाई और युद्ध में ना तो इस्तेमाल करी एयरफोर्स का, और एक हफ्ता वार हुई, 3 हफ्ता बातचीत, फिर एक हफ्ता वार हुई, उन्होंने खुद सीज फायर कर दी और वापस भाग गए। क्यों भाग गए? ये वार कब हुई? 1962 में। 1961 में भारत ने एक संघ बनाया था, जवाहरलाल नेहरू और कुछ दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, ठीक, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, ऐसे कुछ आदमियों ने एक संघ बनाया था 1961 में। क्या कहा था कि एक गुट तो ये है, एक गुट ये है, हम ऐसे राष्ट्रों का संघ बनाएंगे जिनका इस गुटबाजी से कोई मतलब ना हो। उसका नाम था नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष, जो एक मूवमेंट था, गुट निरपेक्ष मूवमेंट। तो 1961 में एक संगठन बनाया, और कहां बनाया? बेलग्रेड, सर्बिया, बिल्कुल यूरोप में ही। बेलग्रेड, यहां अलग अलग फिल्में चल रही हैं, वो सारी फिल्में इकट्ठा होंगी आपके साथ ही, और आपको जहां डाउट हो तुरंत रुक के पूछ लें। ठीक, क्यों बनाया? कि हम नहीं चाहते गुटबाजी का हिस्सा बने, गुटबाजी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम चाहते संबंध तुमसे भी अच्छे और तुमसे भी अच्छे हो। क्यों? तुमसे भी हथियार मिल सकते हो, पैसा मिल सकता हो, तकनीक मिल सकती हो, तुमसे ले लें, इन्हें जरूरत पड़ती हो इनसे ले लें। ठीक, क्या? तो इस गुटबाजी का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते, और ना केवल हम, ऐसे बहुत से कंट्री हैं जो तुम्हारे चक्कर में अपना संबंध खराब करना नहीं चाहते। ठीक, उन्होंने क्या बना दिया? एक संघ। इस संघ की मेंबरशिप इस रफ्तार से बढ़ रही थी कि यूएनओ भी कहां छूट गई? पीछे। यानी यूएनओ से फास्ट कौन भाग रहा था? आज भी 125 मेंबर है इस कंट्रीज के, संगठन के। और इसका जो मेन लीडर था वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 1 साल पहले इस संघ बना, और यूएस से इससे भयंकर नाराज है कि यार तुमने उल्टे सीधे काम शुरू कर रखे, हम तो बना कर निपटे हुए संयुक्त राष्ट्र संघ, तुमने का नया सामान ला दिया, क्या है ये? ठीक, क्या? ना इसकी जेब में पैसे हैं, ना इसका कोई हेडक्वार्टर है, और तुम नए नए सांग करते फिर रहे। तो तुरंत ही एकदम इन पे दबाव था कि आप कहाँ आ जाओ, यूएसए के साथ, आपको पूरी हेल्प करेंगे, तकनीक देंगे, पैसे देंगे। अब संयोग से 1962 में हमारी क्या हो गई, एकदम से ही इसके बनते ही वार। और इस वार में, 2 मिनट जरा वार को सुनो एक बार। इस प्रकार का ही रूस है। कौन? जैसा रूस है फिलहाल, ऐसा ही कौन है? चाइना। तो चाइना ने तिब्बत के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया। हमारे और चीन के संबंध बहुत अच्छे थे। 1954 में एक एग्रीमेंट किया था हमने, उसने, उसका नाम था पंचशील, हिंदी चीनी भाई भाई। ये क्या दिया था हमने? एक एंथम या नारा। इसने तिब्बत पे आराम आराम से कब्जा करना शुरू कर दिया, और 1959 में, 1959 में फुल स्केल वार कर दी और पूरा अंडर में ले लिया। उनके राजा, तिब्बत के दलाई लामा धर्म गुरु,
अपने लाखों समर्थकों सहित कहाँ आ गए? भारत में। हमने आते उन्हें कहाँ रुकवाया? पहले तो मसूरी में। जब संख्या डेली भयंकर बढ़ने लगी, पता लगा मसूरी बहुत छोटी जगह है, फिर कहाँ जाके बसाया? मकलोडगंज हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। अब इन्हें इस बात का डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तिब्बत का धर्मगुरु या राष्ट्रपति या वहां का राजा दलाई लामा संपूर्ण तिब्बत का जो विलय है, मर्जर, वो कहा ना कर दे? इंडिया में। और इंडिया उसकी सपोर्ट के लिए अपनी फोर्स से हम पे अटैक ना कर दे। उस समय भारत क्या था इससे मजबूत। हम हारे अपनी गलती में, इन्हीं गलती में नहीं। हम इन्हें चाहते तो बड़े आराम से हराते, कोई डाउट ही नहीं था। इनके पास ऐसा एक भी विमान नहीं था सिंगल जो हिमालय के ऊपर उड़ भी पाए। हमारे पास तो पूरी एयरफोर्स थी, ठीक क्या, और विमान भी थे ब्रिटिश काल के बाद से ही, ठीक। इन लोगों ने अटैक बोला, लाखों आदमी हमारे पास आ गए। इसी डर में 1959 से लेके 59 से लेके 62 तक इन्होंने बॉर्डर के ऊपर भयंकर तैनाती कर ली कि भारत ऐसा करेगा तो हम जवाब देंगे, और बिना किसी घटना के ही हम पे अटैक कर दिया। अक्टूबर 1962 जब अटैक हुआ, एक अटैक हुआ यहां और एक हुआ कहां? ब्रह्मपुत्र में, यानी कहां? आज का अरुणाचल प्रदेश। वहां अरुणाचल प्रदेश वाले इस समय हम हार गए, और यहां हमारे 123 सैनिकों ने हमें बचा दिया। सब लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन इस एरिया का 1 इंच कब्जा होने नहीं दिया। मेजर शैतान सिंह, ठीक, जिन्हें क्या मिला? मरणोपरांत परमवीर चक्र। सेना ने सबको आदेश दिया, सब पीछे हट जाओ। आपके सामने पूरी एक कंपनी आ रखी है 3000 की, और आप हो कितने? खाली 150 से नीचे, केवल 1 बटालियन। आप मुकाबला नहीं कर सकते, पीछे हट जाओ। सारे आएंगे रीइंफोर्समेंट लेके, पूरे हथियार वगैरह, तब अटैक करेंगे। इन्होंने सबको कहा कि जिसका मन करता हो अपने घर चला जाए, आदेश वापस जाने के हैं, हम तो जाने के बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर हमारे जिंदे रहते हमारे देश की 1 इंच जमीन भी चली गई तो इस सेना में भर्ती होने का कोई मतलब ही नहीं। 123 में से एक भी आदमी वापस नहीं गया, लड़ते हुए मर गए। 1 हफ्ता वार चली, भूखे पेट लड़े, खाने कुछ नहीं था, बर्फ में चलने जूते भी नहीं थे, और बर्फबारी कहाँ चल रही थी? इस एरिया के अंदर। 1 हफ्ता की वार के बाद उनकी तरफ से जो उनके पीएम थे वो बात करने आ गए कि ठीक है, जहां तक हमने कब्जा कर लिया है, हम वहां से कहां हट जाएंगे? 20 किलोमीटर पीछे। और वो कहां तक आ चुके थे? भारत में। यहां तो नहीं आए थे 1 इंच भी, और यहां कहां तक आ गए थे? उस समय ये नाम था किसका? आज के अरुणाचल का, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र। जब वो 60 किलोमीटर अंदर आ गए और क्या कह रहे हैं कि अब युद्ध विराम कर लेते हैं, सीज फायर, और हम कहां चले जाएंगे? 20 किलोमीटर पीछे। हमने कहा तो एग्रीमेंट ही नहीं है। अगर तुम युद्ध विराम करते हो, जहां से आ रखे वहीं पहुंचो, 60 के 60 किलोमीटर पीछे, तो हम साइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हुआ उसे गलती मान के छोड़ देंगे, ठीक क्या। अब 3 हफ्ते बाद चलती रही। इसी 3 हफ्ते में जब वर्ल्ड में हमारी कोई हेल्प करने नहीं आया, तो तुरंत ही जवाहरलाल नेहरू ने भारत में यूएसए के जो राजदूत थे उस समय के, उन्हें तुरंत ही एक पत्र लिखा 11 बजे। सब डॉक्यूमेंट्री बनी पड़ी इनके ऊपर, आपका जब इंटरेस्ट जाग जाएगा तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे। और उस पत्र में यह कहा कि हमें आपकी जरूरत है। किसकी? JF कैनेडी, जो उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे, बहुत फेमस राष्ट्रपति हुए, कहां के? यूएसए के, जॉन एफ कैनेडी। राजदूत आया नई दिल्ली, उनसे मिला, लेटर ले गया कि केवल किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए, हमें आपकी फोर्स की तुरंत जरूरत है। और तुरंत 2 बजे एक और लेटर लिखा कि अब तत्काल जरूरत है, तुरंत ही, बातचीत खत्म हो गई है। यानी ये कन्फर्म है, जब सीज फायर की जो डील होनी थी वो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब अब कभी भी वार होने वाली है। आप हमें अपनी आर्मी के साथ तुरंत ही एयरफोर्स की सपोर्ट भी दें। तो यही चांस था, और यूएसए की बांट देख रहा था कि एक बार ये कहीं फंस जाए। और जबकि हमारा नेचुरल रूप से जो एलाई था वो कौन था? रूस। स्टार्टिंग से अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी हम कौन सी कंट्री बने? सोशलिस्ट।
जो ये 5 ईयर प्लान इस देश में चल रहे हैं, किसकी देन है सारे? ये रूस की। जो 5 साल वाली स्कीम इस देश में चलती आ रखी 70 साल से, वो कहाँ की देन थी? रूस की। इकोनॉमी वाला कंसेप्ट भी उसी का ही, ठीक क्या, आइडियोलॉजी भी उसी की ही। तो हम कुछ हद तक उससे अटैच थे। किसकी बात चल रही है? रूस की। और वो हेल्प करने आया ही नहीं। और उसकी आइडियोलॉजी वाला कंट्री कौन है? उसने ना कोई दबाव डाला इसके ऊपर। और हमने फिर किससे हेल्प मांगी? एक और सुपर पावर, कौन? यूएस से। ये इस बात को देख रहा था कि एक बार ये फंसे और हम इनकी हेल्प करें, और तब इन्हें कहें कि ये सारे सांग बंद करो यार, तुम बिना मतलब काम करते फिर रहे, ये सारे काम तो मिनटों में करवा देंगे तुम्हारे, ये जगह फोर्स तुम्हारे पास, और अब भागता मिलेगा तुम्हें तुरंत ही कौन? चीन। हमारा नाम सुनते ही तो वही काम हुआ। जैसे वो लेटर का जवाब आया तो पता लगा कि यूएसए ने हाँ कर दी है एयरफोर्स के लिए भी और आर्मी सपोर्ट के लिए भी। और चीन के बराबर में क्या पड़े थे? एटम बम। किस पे? जापान पे। यानी यूएसए कोई भी एथिकल कंट्री नहीं है। अगर उसे कुछ भी करना है तो वो करना है, कुछ भी हो जाए, सिद्धांत आदर्श ऐसी कोई बातचीत वहां नहीं होती। ठीक। चीन को क्या लगा कि नंबर आ लिया, वो तुरंत ही अपने आप ही 1 हफ्ता हुई, 3 हफ्ता बातचीत चली, बातचीत खत्म हुई, लेटर यूएस से गए, उनका जवाब आया, और 1 हफ्ता हुई। जैसे लेटर सार्वजनिक हुआ कि यूएसए की आर्मी कहाँ आने वाली? इंडिया के सपोर्ट में, खुद चाइना वालों ने अपने आप ही लड़ाई रोक दी कि हमें तो मम्मी बुला रही घर, हम तो अपने काम पे जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद आएंगे अब जा। यानी वार खत्म। इस युद्ध में अपने आप ही तो हमला बोला और अपने आप ही भाग गए। जब तो हम कह रहे थे भाई साहब 60 किलोमीटर जहां से आए वहीं चले जाओ, और तब कहां भाग गए? 60 के 60 किलोमीटर पीछे अपने घर मिले। किसके डर से? अब वो क्या मांग रहे कि हमें तो काम पड़ गया था उस टाइम थोड़ा सा, अब जो ये सारा अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा है, 90,000 वर्ग किलोमीटर ये खाली करो। हम क्या बता रहे कि वो बस्ता छूट गई, अगर तुम पकड़े रहते तो तुम्हारा था, और हम जीत लेते तो हमारा था, अब तो हमारे कब्जे में अब कुछ नहीं मिलता। और यूएसए ने इस मदद के बदले क्या चाहा था कि इसको छोड़ो, और जो तुम गुटबाजी की बात कर रहे हो, तुम एक गुट का हिस्सा किलर बन जाओ बिल्कुल। कौन सा गुट है वो? यूएसए। तो अपेक्षा ये थी, इस युद्ध में यूएसए ने खुल के साथ दिया था भारत का, और तुरंत ही नेहरू कहां जाएंगे? अमेरिका, एकदम। और इस संघ से निकल के इनके साथ मिल जाएंगे, उनकी अपेक्षा थी। और इसके बदले में हम तुम्हें क्या दे देंगे? जो आज यूएनओ है उसकी सबसे जो बड़ी बॉडी है उसका नाम क्या है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आज पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉडी ये है जो पूरा वर्ल्ड चला रही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें मेंबर थे 5, जिनमें से 4 तो फिक्स हो चुके थे। कौन? यूएसए, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और 5वां खाली था जो ताइवान के पास था, और ताइवान पे कब्जा किसने कर लिया था? चाइना ने। और ये अमेरिका हमें दिलवाना चाह रहा था, और सब हमारे साथ थे, रूस भी, ब्रिटेन भी, फ्रांस भी, कि तुम इसको तो छोड़ो, हमारे साथ आओ, तुम्हें हम कहां लेके आएंगे? वर्ल्ड की सबसे पावरफुल संस्था में। किसमें? जहां ताइवान है उसे खत्म करके तुम्हें लाएंगे, एशिया में एक कंट्री लेना है। हम वहां गए भी, स्वागत भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम कहां रहे? यहीं से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए कि तुम तो साले पागल बना रहे हमारा, हम इतने सारे सारे काम कर रहे तुम्हारे लिए, और तुम फिर भी क्या बता रहे? नाम और ये संगठन। तो उसी दिन से भारत के बुरे दिन शुरू हो गए, जो 2005 में जाकर खत्म हुए। क्या? उसी दिन से पाकिस्तान को तुरंत ही, जैसे ही हम इसके मेंबर बने रहे और हमने यूएसए के जो ऑफर थे वो रिजेक्ट कर दिए, उसी समय से पाकिस्तान क्या बन गया? यूएसए का सहयोगी तुरंत ही। और पाकिस्तान को हथियार, पैसा, तकनीक सब मिलने शुरू। हमारे जवाब के लिए कंडीशन ये आ गई, पाकिस्तान 1965 में हम पे हमला बोलता है,
हालांकि वो हारता है, ठीक है। और हमारी हालत कैसी, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, सब संकट संकट चारों तरफ से, बुरी हालत। जब हमें लगा कि पाकिस्तान खुल के यूएसए के साथ है, हम पे अटैक कर रहा है, बराबर में चाइना से हमारी दुश्मनी है, और हम पे एटम बम भी नहीं है, सबसे पहला काम तो एक करो, खुद का एटम बम बनाओ दमादम। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन पे पूरा बेस था, उन्होंने 1974 तक तो क्या बना दिया देश में, एटम बम, जो किसके पास था, चाइना के। ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें कहते हैं स्ट्रेटजिक वेपन। क्या वर्ड है, दुनिया भर की बात चल रही, इनका बहुत इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना। रणनीतिक हथियार जो लड़ाई को युद्ध होने से पहले ही रोक देते हैं, जिनका नाम सुनते लड़ाई रुकती है, कि अगर इनका इस्तेमाल होगा तो महाविनाश होगा। तो ऐसे हथियार जो युद्ध को युद्ध से पहले ही रोकते हों उन्हें कहते हैं स्ट्रेटजिक वेपन। बड़ी बड़ी मिसाइलें और परमाणु हथियार, ठीक। हमने एटम बम बनाया और तुरंत ही हमें लगा कि अब तो बहुत बड़ा दिक्कत आ चुकी है, अब तो मजबूरी में नेहरू जी मर गए, और उनके बाद कौन आई, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने तुरंत ही क्या कहा कि ये संग वंग छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है इनका, यथार्थ में जियो, हमारे साथ में कोई नहीं है। और जो दुश्मन है साथ में कौन बैठा उसके, इतनी बड़ी महाशक्ति, कौन, यूएसए। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में 1971 में एक ट्रीटी की, तुरंत, किससे, रूस से। भारत रूस रक्षा सहयोग, सुरक्षा सहयोग और मैत्री संधि, जरा इसका नाम लिखो एक बार कहीं ना कहीं शॉर्ट में बस। इंडिया साइंड पीस, फ्रेंडशिप एंड सिक्योरिटी, पीस, फ्रेंडशिप एंड सिक्योरिटी ट्रीटी विद रशिया ऑन अगस्त 1971। अगस्त, नेम थोड़े से ठीक कर दो इसके एक बार, पीस शांति, शांति, मित्रता और सहयोग, 3 वर्ड थे। ऑन अगस्त 1971 पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी। अब सुनते रहना कहानी को, फिल्म चल रही यहां पे। एक संगठन था गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट। इसकी एक शर्त ही ये थी कि अगर इस संगठन का कोई भी मेंबर कभी भी इन दोनों के साथ में, यूएसए या रूस के साथ में, कोई भी ट्रीटी साइन करेगा तो वो इसका मेंबर नहीं रहने का। तो इसका मतलब हमने कर दी तो वो तो खेल हमारा खत्म, यानी नाम के तो मेंबर हम क्या हो गए अब, बाहर। हमने क्या कर ली, रूस के साथ में बाकायदा खुल के ट्रीटी करनी क्यों पड़ेगी, करनी क्यों पड़ी, तुमने सब देख रखी फिल्म में, तुम्हें सब पता, बस तुम कनेक्ट करने बात चाहिए तुम्हें। ये इंडिया, बराबर में कौन, यहां, और पाकिस्तान का एक पार्ट कौन, पूर्वी पाकिस्तान। इस संधि का जो बैकग्राउंड था वो क्या था, पाकिस्तान बना 1947 में हमारे साथ ही, और तुरंत ही 2 वार हो चुकी, 47 और 65 की, और हमारे संबंध उससे भयंकर ही खराब। और पाकिस्तान के अंदर भी उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में कभी आजाद होने के बाद चुनाव हो ही नहीं पाए थे। हमने अपने कर भी लिए 2-2 3-3 बार, हमारे पहले चुनाव कब हो गए थे, इंडियाज फर्स्ट नेशनल इलेक्शन 1952 में। और 47 के बाद से यहां तो जो भी आर्मी कमांडर होता तख्ता पलट करता और कब्जा कर लेता। इस्कंदर मिर्जा और ऐसे बहुत से आदमियों ने, अयूब खान, तख्ता पलट करते चले गए। और 47 के बाद जब बड़ा आंदोलन पाकिस्तान में हो लिया, तब कहा कि ठीक है हम चुनाव करेंगे। फिर 1970 में पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो पहले इलेक्शन थे वो कब होने जा रहे थे, 1970 में, इससे 1 साल पहले। और
चुनाव होते तो कहाँ होते, यहां भी और यहां भी। इस 1970 में ही यहां पर इन लोगों ने एक, इनकी भाषा कौन थी, ये बंगाली लोग थे, इनकी भाषा बांग्ला अलग भाषा है, अलग संस्कृति है। आप मुस्लिम हो सकते हो, लेकिन ये क्या है, एक अलग कल्चर, अपने कपड़े पहनने का, धार्मिक त्योहार मनाने का इत्यादि का, ठीक है। और इस एरिया में कौन है, हिंदू भी हैं, ठीक, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। और यहाँ जो भाषा है वो क्या कर दी इन लोगों ने, उर्दू। अगर कल से हमारी भाषा क्या हो जाए, उर्दू, हम गए, हमें आता ही नहीं अली बेटे सिकंदर कहाँ क्या है, किसके पास क्या है, हम खेल खत्म हमारा। यानी जिस भाषा को हम नहीं जानते, अगर सारे भाषा के एग्जाम उसी में होने शुरू हो जाएं, तो हम तो भाषा ही नहीं पढ़ पा रहे, हम तो बड़ी मुश्किल से हिंदी से इंग्लिश में आए, ठीक क्या। और अब क्या हाल यहाँ थी, ये सेम काम कहाँ हो लिया, इन्हें लगा रोजगार भी गया और यहाँ की पॉलिटिक्स भी गई, तो इसकी भाषा बदल दी और यहाँ का जो धर्म क्या कर दिया, मुस्लिम। मुस्लिम को तो ये मान गए, चूंकि क्या थे बड़ी मात्रा में ये भी मुस्लिम, लेकिन भाषा खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। 1970 में ही यहाँ आया बहुत बड़ा चक्रवात, साइक्लोन, जिसमें मर गए 5 लाख लोग। साइक्लोन का नाम था भोला, क्या, भोला साइक्लोन, जिसमें मरे 5 लाख लोग। ये लोग डिमांड करने लगे कि इस काम को रोक दो, चुनाव को। 5 लाख लोग मर रखे, देश तहस नहस हो गया है, चुनाव बाद में करवा लियो 1 साल, और वहां चल रहा आंदोलन, वे रोक ही नहीं सकते। तो जिस देश में 5 लाख लोग बेघर पड़े हों, नुकसान भयंकर हो गया हो, और वहां उससे पहले क्या चल रहा हो, आंदोलन, इन लोगों ने यहां पर एक इनकी पार्टी बनी, उसे ही वोट दे दिया पूरे कंट्री ने एक साथ 90%। अवामी लीग 169 इस एरिया में कुल सीटें थी, जिनमें से 167 एक ही पार्टी ने जीत ली बस। कौन सी पार्टी थी, अवामी लीग। और उसके नेता का नाम क्या, शेख मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, ठीक। और ये कन्फर्म हो गया, ये आदमी क्या बनने जा रहा है अब जा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। जो इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक बंगाली सारे पाकिस्तान पे राज करे, इन लोगों ने देश में लगा दिया मार्शल लॉ, जैसे भारत का आपातकाल। इसे पकड़ कहाँ डाल दिया, कराची की जेल में यहां, और इन पे अत्याचार शुरू हो गए। 1 लाख की फोर्स भेजी। चुनाव कब हुए थे, नवंबर दिसंबर 1970 में, और उससे मार्च आते आते यहां भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। इस आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया। अब जिस कंट्री में किसी एक आदमी को इतनी भयंकर वोट मिली हो, उसके समर्थकों ने भयंकर हिंसा शुरू कर दी पूरे पाकिस्तान के अंदर। किस तारीख को, ये तारीख भूलना मत बिल्कुल भी, ये काम आने वाली। 25 मार्च को ही पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, क्या नाम था उसका, ऑपरेशन सर्च लाइट, ऑपरेशन सर्च लाइट। और इस कदर मारकाट शुरू कर दी किसकी, बंगालियों की, कि यहां से बंगाली कहाँ आने शुरू हो गए, भारत में। 2 जगह, आसाम में और पश्चिमी बंगाल में। पहले आ रहे थे 6000 आदमी एक दिन में, और बाद में आ गए लाखों आदमी, कुल हो गए 3 करोड़ आदमी। कितने, 3 करोड़ शरणार्थी आज की तारीख में किसी कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में। और हमारे बॉर्डर बिल्कुल फुल पड़े, टेंट लगे पड़े हैं दुनिया भर के। तो 1971 में कंडीशन यह आ गई कि अगर इस समस्या को ना निपटाया गया तो पता लगा 10-12 करोड़ का पश्चिम बंगाल का एरिया, 10-12 करोड़ कौन, बंगाली सारे कहाँ जाएंगे, तो भारत में ही। इतना कौन थामेगा। तो तब हमें लग रहा था कि अब वार होने वाली बस, साथ में किसके, पाकिस्तान के। और एक हमारे बैठा एंटी, कौन है वो, यूएस से। और अगर इस बार वार हुई तो ये खुल के इसकी हेल्प करेगा। तो अब हमारी मजबूरी है कि आप नाम वगैरह सब छोड़ दो, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। समय की मांग है, तुरंत ही कहां जुड़ जाओ, एक दूसरी पावर से, वो कौन है, रूस, और उससे करो
कौन सी ट्रीटी? यहां शांति बनाने की, मित्रता की, और किसकी? हमारा करना सहयोग, कोऑपरेशन की। तो इस वार से हमें लग रहा था कि हम भयंकर फंस जाएंगे, और वही सेम काम हुआ। अगर ये ट्रीटी ना होती तो भारत पे इतना भयंकर अटैक होता। साथ में कौन आता? इसकी अमेरिका। 1971 की वार शुरू हुई कब? 3 दिसंबर को, जब पाकिस्तान ने हमला बोल दिया हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, इस चक्कर में कि यहां हमला कर दो, ये सारे कहाँ आएंगे? भाग के तुरंत ही पूरे भारत की आर्मी यहां लेके आएंगे, और इतना हम इन्हें ठीक कर लेंगे खेत पीट के, और क्या कुछ महीना वार चलेगी, उसके बाद सब शांति हो जाएगी। तब तक दोनों के पास एटम बम नहीं था। हमने कब बनाया था? 74 में, इस वार के बाद, और उसके पास भी नहीं था। अब दिसंबर में वार चालू हुई, जिसका डर था वही सेम काम हुआ। यूएसए का राजदूत, इसे कहते हैं पावरफुल कंट्री। छोटे कंट्री, कम पैसे वाले कंट्री कोई औकात नहीं होती। यानी अगर बड़ी कंट्री का राजदूत है तो गिरेबान पकड़ ले किसका? प्रधानमंत्री का। धमका दे, थप्पड़ मार दे, किसकी पावर है? उस कंट्री की, यानी उसके दम पे बोल रहा है वो। तो कौन? यूएसए का राजदूत आया, और हमारे पीएम लाल बहादुर शास्त्री भयंकर गुस्से में। कौन? उनका राजदूत। किन पे? कि लड़ाई को तुरंत रुकवा दो एकदम से, तुमने हमला किसे बोल दिया है? उन पे, नहीं तो हम तुम्हें जो फ्री में गेहूं दे रहे हैं वो बंद। एक सड़ा हुआ लाल गेहूं था, हम भूखों मर रहे थे, और कहां से आ रहा था? अमेरिका से, उसे बंद कर देंगे। दूसरा, अगर तुमने तब भी लड़ाई ना रोकी, इनकी तरफ से लड़ेंगे हम। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, इंदिरा गांधी, सॉरी। धमकियां मिलनी शुरू, और इसी बीच में इनका राष्ट्रपति कौन? निक्सन, जो क्या बता रहा है हमारे प्रधानमंत्री को? ब्लडी बीच, ब्लडी बीच, ऐसा गंदा शब्द किसी महिला के लिए, और वो भी कौन? हमारी पीएम। ठीक, क्या बावली कुतिया। अपमान किसका? पूरी कंट्री का। अगर हमारे पीएम को ऐसी बात कह दे, आपकी राय अलग हो सकती है, आप किसी को वोट दें ना दें, लेकिन सम्मान किसका है? उस पद का, जो पूरे देश का है, किसी पार्टी का नहीं। ठीक, अब कंडीशन ये कि हम लड़ाई जीत रहे हैं डे बाय डे, और कौन हार रहा है दमादम? पाकिस्तान। और कौन बौखला रहा है उसके चक्कर में? यूएसए। अगर इसका कोई एलाई हार जाता हो और ये कुछ भी ना करे, तो भविष्य में कुछ हाथ रहेगा फिर इसके? अगर इसका एलाई हार रहा हो वर्ल्ड की सुपर पावर का, तो अब इसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हमने इस अटैक से पहले एक ट्रीटी कर ली है, दिसंबर से पहले ही। किससे? रूस से। हमें इस बात का डर है कि हम हमला बोलेंगे और ये तुरंत हम पे हमला करने आएगा। इसने तुरंत ही अपना 7th फ्लीट, मैंने अभी 2 दिन पहले बताया तुम्हें इसके बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है, जिसमें सैकड़ों जहाज, लगभग 19 पनडुब्बी और 20,000 नौसैनिक रहते हैं। 125 फाइटर जेट ये कहाँ भिजवा दिए? ये भिजवा दिए पाकिस्तान की सपोर्ट में। कहां पर? कि आप पहुंचो अरब सागर, भारत पे अटैक करने के लिए। अगर ये भारत पे अटैक करते, भारत मिनटों में उड़ जाता, कुछ भी नहीं था, ना अच्छे हथियार ना कुछ। ठीक, और जैसे ये हमला करने हम पे आए, तो इस संधि ने हमें बचाया। किसने? 1971 की इंडिया रशिया ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। जैसे ये हम पे हमला करने आए, तो रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी, कौन? न्यूक्लियर सबमरीन, परमाणु पनडुब्बी, न्यूक्लियर सबमरीन कहां भेज दी? बे ऑफ बंगाल में, बिल्कुल इस बांग्लादेश के जस्ट नीचे। किस लिए? कि अगर ये अटैक करेंगे तो आपका साथ हम देंगे, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसे कहते हैं मित्रता। यानी उसने उस वचन को निभाया। अगर वो ना आता तो हम भयंकर वार हारते और भयंकर बेइज्जती होती। ठीक, सेकंड चाइना केस, इस बार हम जीते, और रूस ने अपनी पनडुब्बियों को, दुनिया कोई भी देश अपनी पनडुब्बी की लोकेशन किसी को नहीं बताता बिल्कुल भी। वो क्या है?
टॉप सीक्रेट। उसी कंट्री को पता हमारी पनडुब्बी कहाँ है। जैसे हमें पता है कि हमारी कौन पनडुब्बी चाइना की छुपी बैठी है, अटैक करने का नंबर आएगा तो तुरंत थोड़ी ऊपर आएगी, अटैक करेगी अंदर से ही। उसने अपनी सारी पनडुब्बी कहाँ निकाल दी? बाहर, बंगाली खाड़ी में। सिर्फ किसके लिए? कि यूएसए देख ले हम तैयार हैं, अगर आपने इनके खिलाफ कुछ भी किया। उन्हें लगा कि इनके चक्कर में कि हम ना बढ़ जाए। और ये कंट्री कौन है? ये रुकने वाला नहीं है। यानी जिसके साथ है तो खुल के साथ है। उसने अटैक नहीं किया, हमने इन्हें कब हरा दिया? मात्र 13 दिन में। 16 दिसंबर को हम जीत गए। यहां शुरुआत हुई भारत और मिस्र की, भारत और रूस की दोस्ती की। ठीक, 1971। इस ट्रीटी की गोल्डन जुबली हमने अभी सेलिब्रेट की लास्ट ईयर। इस ट्रीटी की गोल्डन जुबली कब हुई थी? 1971 में। कब बैठते हैं इसमें? 2021 में हमने सेलिब्रेट की 50th एनिवर्सरी ऑफ दिस ट्रीटी। इस उपलक्ष्य में उनके राष्ट्रपति हमारे यहां आए। कोरोना काल के बाद व्लादिमीर पुतिन किसी कंट्री में गए हैं तो वो कौन सी कंट्री है? जस्ट इंडिया। कब आए वो? 6 दिसंबर 2021 को। और बहुत सारी डील साइन की। ठीक, ये ट्रीटी हमने क्यों की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, और इसने हमें कैसे लाभ दिया उस समय में भी और उसके बाद भी। वहां तक की बात तो क्लियर। ये बात आज की, लेकिन आज तक पहुंचने से पहले जरा कुछ सुनो बातचीत बस। इतनी बात दिमाग में आ भी रही नहीं। ऐसा हो जाए कभी कभी, हमारा मतलब वास्ता इनसे पड़ता है नहीं, ऐसी बात चल पड़े यहाँ हमले पमले सो बातचीत। तो जहां डाउट है वहां पूछने में कोई संकोच नहीं है। अब रूस ने भारत को आर्म सप्लाई शुरू की। रूस ने भारत को हर प्रकार की हेल्प दी। तुरंत ही हमारे साइंटिस्ट संपर्क में किसके आए? तुरंत ही रसिया के। एकदम 1974 में इंडिया का न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, पाकिस्तान से पहले। ठीक क्या? और यूएसए हमारे खिलाफ, हमें चाह रहा है क्या? रोकना। ठीक, 1974 में भारत ने अपना एटम बम टेस्ट किया। कहां पर? पोखरण में। हमारे ऊपर फिर यूएसए ने क्या लगवा दिए? प्रतिबंध। इन्हें क्या देना बंद कर दो? हथियार। इन्हें तकनीक बंद करो, स्पेस की तकनीक बंद करो। हथियारों की हमारी सारी कंपनी क्या हो गई? ब्लैक लिस्ट, कि पूरे वर्ल्ड से कोई टेक्निक मिलने की नहीं, अब जा खुद डेवलप करो सारा मामला। यानी यूएसए ने हमें हर स्टेज पे रोका और उसने हमें हर स्टेज पे साथ दिया। तो इसकी मित्रता कैसी है? बहुत ही पक्की। और तब से भारत के आर्म्स, तीनों सेनाओं के, चाहे कोई भी आर्म्स हो, चाहे आज भारत की सारी एयरफोर्स हो, जिस फाइटर प्लेन का इस्तेमाल कर रही है उसका नाम है सुखोई 30 MKI। सब किसका है? चाहे हमारे कौन से विमान हो, उस विमान का नाम बताओ जिससे हमारे पायलट अभिनंदन ने किसे उड़ा दिया? यूएसए के बेस्ट क्वालिटी F-16 को, जो टॉप क्लास का विमान है और जो बहुत ही लो क्लास का विमान है हमारे वाला, सेकेंड वर्ल्ड वार का मिग। ठीक क्या? मिग 22, मिग 29, सारे बड़े एयरक्राफ्ट किसके हैं हमारे पास? रूस के। आज हमारे पास युद्धपोत रूस का दिया हुआ, रूस का दिया, हम पैसे दे के लाए। यानी रूस ने भारत की जो डिफेंस सप्लाई थी उससे 80% सप्लाई करना शुरू कर दिया। उसे भी फायदा, हथियार बिक रहे हैं दमादम, और कौन ले रहा है? इंडिया। तो ये दोस्ती और गहरी होती चली गई। जो पहले केवल डिफेंस तक थी, उसके बाद कहां आने शुरू हो गई? एनर्जी। हमें जरूरत है तेल और गैस की, और उसके पास क्या है? तेल गैस के बड़े भंडार। तो हमें तेल गैस की सप्लाई शुरू हो गई और संबंध मजबूत होते चले गए। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1991 में वो संघ ही टूट गया। कौन टूट गया? जो उनका संघ था वही टूट गया, जो 20 साल तक हमारी हेल्प कर रहा था और हमें लगातार बूस्ट कर रहा था हर सेक्टर के अंदर। ठीक, स्पेस में, यानी उन्होंने हमें हर सेक्टर में लाभ दिया, आज तक दे रहे हैं। जब ये संघ टूटा तो एक देश तो कौन बना?
और प्लस 14 अन्य कंट्री बने, कुल 15 नए देश बने। और जब कोई संघ टूटता है तो उसे भयंकर नुकसान होता है। अगले 10 साल तक रूस की हालत बहुत ही भयंकर खराब रही, गरीबी, बेरोजगारी, समस्या, संकट, उथल पुथल। ठीक। लेकिन 2001 के पश्चात रूस ने क्या अपना पुनर्उदय, री इमर्ज करना शुरू किया। जब उन्हें कौन मिल गया? एक नेता, व्लादिमीर पुतिन। और इसने गेम शुरू कर दिया। किसका? अपने हथियार पावर को फिर से अधिक रिसर्च करना शुरू कर दिया। नए हथियार, यानी डिफेंस सेक्टर में, स्पेस में, और स्पेशली एनर्जी में। किसमें? डायमंड में। आज वर्ल्ड का सर्वाधिक हीरा कहां है? रूस में। आज पूरी दुनिया में गैस में नंबर 1 कौन है? रूस। पूरे वर्ल्ड में, कोई आसपास भी नहीं है। आज तेल में वर्ल्ड में नंबर 2 कौन है? रूस। स्पेस में लगभग नंबर 2 की पावर कौन है? रूस। डिफेंस में नंबर 2 की पावर कौन है? रूस। तो आज रूस बहुत बड़ी ताकत है। किसके दम पे है? व्लादिमीर पुतिन। स्थायी सरकार, जिनका विरोध भी है वहां पे, ऐसी बात नहीं है, जिनका विरोध भी जबरदस्त है, जिन्हें लोग क्या बोलते हैं? डिक्टेटर, तानाशाह, कि जो भी ने खिलाफ कोई मांग उठाएगा उसे उड़ा देगा। उस कंट्री में भी काम चल रहा है, लेकिन वो कंट्री डेवलप कर रही है बहुत तेजी के साथ। ठीक क्या? इतनी बात में कोई दिक्कत हो तुरंत पूछो एकदम से। 91 के बाद रूस में गरीबी, बेरोजगारी, सब कुछ, लेकिन एक नया खेल शुरू हुआ जो 91 से पहले नहीं था। क्या है? संबंध तो इनके हमारे लगातार हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग, उसमें एक ब्रेक लगा। उस ब्रेक में हमें एक फायदा मिला। क्या था? भारत के ऐसे हजारों छात्र हैं पैसे वालों के, खासतौर से डॉक्टर्स के, जो बहुत बढ़िया पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे है उन्होंने सब कुछ, लेकिन वो ब्रिलियंट नहीं है, जो क्या निकाल दे? नीट। लेकिन उनके फादर डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अन्य लोग हैं जो क्या बनना चाह रहे हैं? डॉक्टर्स। अब उन्हें नीट नहीं निकाल पाए, या इससे पहले क्या निकाल पाए? पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट। और वो डॉक्टर यहाँ एडमिशन नहीं ले पाए। और यहाँ क्या है? इस मेडिकल वाले सेक्टर में आज भी और आज से पहले भी रिश्वत बहुत भयंकर है। आपको अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आज की तारीख में एडमिशन लेना है ऑन मैनेजमेंट सीट, तो कितने पैसे लगते हैं जी? कोई बताओ कितने लगते होंगे? लगभग 5 लाख तो कोई भी दे देगा। ऐसे देने वाले तो 5-10 लाख, देश में 5-10 लाख से ज्यादा होंगे। 1 करोड़ से 2.5 करोड़। अब बताओ कितने बचे? उत्तराखंड सरकार को क्या नहीं मिल रहे हैं? सरकारी रेडियोलॉजिस्ट। कोई 2 करोड़ रुपए देकर तो रिश्वत रिश्वत है, उसके बाद फीस भी देगा वो, और 2-3 साल करेगा भी, 4 साल। यानी इतनी भयंकर रिश्वत अगर यहां देकर एडमिशन लेना पड़े, 50 से 80 लाख की रिश्वत तो बहुत आम है एमबीबीएस की सीट के लिए, और फिर उसके बाद रेडियोलॉजी या अन्य। तो अब उनके पास एक नया विकल्प मिल गया। वो कौन था? टूटता हुआ रूस और उसके देश, जिन पे ढांचा लगा पड़ा है, सब बेहतरीन है, उनके पास स्कूल, अस्पताल, रिसर्च सेंटर, सब कुछ है, लेकिन आदमी कम है। और उनके लिए संजीवनी है कि आपके देश से क्या आ जाए। 2021 की मैं बात करूं, 2021-22 में भारत के 29,000 बच्चे तो सिर्फ कहां पढ़ रहे हैं? यूक्रेन। क्या? एमबीबीएस। और एक बच्चा खर्च कर रहा होगा कितने आदमी, कितने पैसे? लगभग कम से कम 50 से 60 लाख रुपए साल। गुणा कर लेना कितने से। इतना पैसा किसके पास जा रहा है? हमारी तरफ से यूक्रेन के पास। ऐसे ही इसमें एक कंट्री का नाम लिया, ऐसे ही कौन है? दूसरा अड्डा है कौन? टॉप क्लास कंट्री, उनके हमारे संबंध अच्छे, वो हमारा सम्मान करते हैं। आप कहाँ पहुंच जाओ? अमेरिका में कोई सम्मान नहीं है, थर्ड क्लास कंट्री के देश हैं, थर्ड क्लास उनके लिए, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका सम्मान कहाँ हो सकता है? रूस में, वो हमारा मित्र राष्ट्र है। उनके अंदर क्या है? एक प्रकार की व्हाइट सुप्रीमेसी। व्हाइट सुप्रीमेसी, वो आपको आदमी नहीं मानते, जैसे भोसो को आपने आदमी मानते।
अपने देश में। आपने क्या हट रखे उनके अलग अलग नाम, क्या बता रहे, चिंग किए तो किसे कह रहे, अपने ही देश के नागरिक को जो इंडियन सी है, और उनके साथ में छेड़खानी एटसेट्रा बहुत भयंकर है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि जो ना कल्चर है वो अलग तरह का है। उनका जो कल्चर है उसमें बहुत ओपननेस है। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ पढ़ेंगे, साथ रहेंगे, साथ आएंगे और जाएंगे, और यहाँ उसी बात का सारा फजीता है। अगर घर वाले भी साथ चल रहे हों तो लोग उससे कुछ समझ रहे, यानी यार पता नहीं क्या आफत होगी। तो ऐसे लोग कहाँ हैं, दिल्ली या अन्य जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में, और उनके साथ कॉमन टीचिंग कमेंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, आम गर्ल्स से लगभग दुगनी तिगनी। आप दिल्ली नहीं रहे हैं तो शायद जानकारी कम मिलती होगी, यहाँ ऐसे लोग कम हैं, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारी बस्तियाँ ऐसी हैं। तो जिस प्रकार का व्यवहार वहाँ हमें मिलता है, अच्छा ट्रीटमेंट, कंट्री खुला हुआ, एरिया बहुत बड़ा हुआ, फीस सस्ती है, तो हमने यहाँ एजुकेशन सेक्टर में भी डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। आज हमारे लाखों डॉक्टर वहाँ से पढ़ के आ चुके हैं, और बहुत से पढ़ रहे हैं। कहाँ से, रसिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज से। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। हमारे संबंध 1971 से फुल फ्लो में चले, 91 में एक ब्रेक आया, और 2001 के बाद इसमें कुछ सुधार होना शुरू हुआ, और 2011 के बाद से तो इसमें भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। क्या बातचीत थी 2011 के बाद, क्या हुआ कि हमारी डिफेंस की जितनी भी नीड थी सारी कहां से पूरी हो रही थी, रसिया से। हमारा मेन सप्लायर कौन था, अब हम तो पैसे दे रहे, हम जो हथियार ले रहे फिर तो ले लेंगे इसके पास से, तोप के हथियार लेंगे हम तो। जो हथियार थे उन्होंने दिए तो हमें, लेकिन उनके पास भी उस टक्कर के हथियार नहीं हैं जो यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल उनके पास है। तो हमने 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और 2021 तक, एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया, आहिस्ता 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 आहिस्ता। क्या, अब तक तो हम अपने हथियार 70% यहां तक किससे ले रहे थे, रसिया से, जिनमें से यूएसए के साथ केवल 10% ही वेपन ले रहे थे। डिपेंड किस पे थे पूरी तरह से। अब इनके साथ कुछ दिक्कतें थी। एक, इनके हथियार टाइम के साथ क्या पड़ चुके हैं, पुराने। एक हमारा विमान है MiG-29, MiG-21। जो ये MiG-21 है, इसे कहते हैं उड़ता हुआ ताबूत, पता नहीं कहाँ जा पड़े, क्योंकि इसके इक्विपमेंट ही नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विमान है। एक विमान को उड़ने के बाद दोबारा रेडी करने में लगते हैं कितने पैसे, जरा बताना। एक विमान जब एक बार दोबारा, राफेल विमान की बात करो, एक बार अगर दोबारा उड़ गया और अब लैंड किया और अब दोबारा उड़ेगा, लगने वाले कम से कम 40 लाख रुपए। पूरे विमान की हर चीज चेक होगी, नट बोल्ट से लेकर सब कुछ, क्योंकि वो विमान जब परफॉर्म करेगा तो भयंकर दम चाहिए। वो परफॉर्म करेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, और विमान करने क्या, मल्टी रोल, उथल पुथल, इसे कहते हैं डॉग फाइट, यानी उस पर इतना भयंकर दबाव पड़ने वाला है, अगर कोई भी चीज एक बार कमजोर हुई तो विमान तो गया गया, साथ में कौन गया, पायलट भी बहुत मुश्किल बचेगा। तो हमारे बहुत से पायलट किसने मार दिए हैं, MiG-21 ने। अब हमें जरूरत है क्या, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस। हमें अपनी डिफेंस में क्या करना है, आधुनिकीकरण। हमें लेने हैं न्यू वेपन्स, जो हैं उन्हें तो करो मॉडर्नाइज, अपडेट। जो मिग विमान थे हमने कर दिया अपडेट, ठीक है, रूस वाली कंपनी को ठेका दिया। अब जब विमान रूस भी अपडेट नहीं कर पा रहा है, अब तकनीक सबसे बढ़िया किसके पास चल रही है, अपडेट वाली। तो आज रूसी हथियारों का जो अपग्रेडेशन कर रहा है देश के अंदर, वो कौन कर रहा है, इजराइल, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है इंडिया का, ठीक है, अलग अलग। तो अब हर प्रकार, चाहे पनडुब्बी हो, सबमरीन, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे वारशिप हो, सब चल रहे हैं अपग्रेड होने वाले। कुछ हम बना रहे हैं देश के अंदर ही, और नए हथियारों के लिए
अब जब हमें माल चाहिए, दुश्मन सामने बना रहा है एक से एक बड़ा हथियार, तो इनके हथियार पूरे रूस पे आज तक 5वीं पीढ़ी का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। कौन सी पीढ़ी का? 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी। क्या होती है 5वीं पीढ़ी? होमवर्क लिख लो कहीं ना कहीं। फाइटर एयरक्राफ्ट जनरेशन कंपैरिजन, फाइटर एयरक्राफ्ट जनरेशन कंपैरिजन। आप पढ़ोगे तो कल को कहेगा उत्तर दोगे इंटरव्यू में जाके, या कहीं बातचीत लिखोगे मेंस में जाके। फाइटर एयरक्राफ्ट जनरेशन कंपैरिजन, तो पहली जनरेशन कौन सी थी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, ठीक, और अब कौन सी है। ऐसे विमान किसके पास है? विमान टेक्नोलॉजी हो चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट की, यूएसए के पास है, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है। तो आजकल जो हम हथियार ले रहे हैं वो यूएसए और उसके एलाई से ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं इस पे सारे हथियार बेकार ही हों। कुछ हथियार किससे ले रहे हैं हम? रसिया से भी। तो हाल ही के वर्षों में, अब लिखो कुछ बातचीत कि वर्तमान में संबंध क्या चल रहे हैं। संबंधों में तुम स्टार्टिंग से एक बात तो पकड़ ही गए कि भारत और रूस संबंधों में जो सबसे मेन एलिमेंट है वो डिफेंस का है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1971 से, ठीक है, जिसमें अप्स एंड डाउन आए हैं। उसके टूट जाने से, पैसे की दिक्कत आने से, उसे दोबारा फिर डेवलप होने में टाइम लगा, लेकिन हमारे संबंध क्या है उससे बहुत ही अच्छे। हम चाहते हैं संबंध अच्छे बने रहें, और इन संबंधों में क्या चुनौती है कि हमें चलना है बना के बैलेंस। इंडियाज रिलेशन विद रशिया एंड विद यूएसए, ठीक है। अगर हम बिल्कुल इसी के साथ आ जाएंगे तो ये जो हथियार है कहां देगा फिर तुरंत एकदम ये चाइना को। तो हमें इसे अपने विश्वास में रखना है कि हमारे दुश्मन राष्ट्र को भयंकर ताकत ना दे, जिसका इस्तेमाल कहां होने वाला सीधा सा हमारे खिलाफ या यूएसए के खिलाफ, ठीक। तो इनमें बनाना है बैलेंस। अब कुछ बातचीत लिखो, नोट्स में तुम्हारे बहुत सारी बात लिखी गई हैं, बहुत सारी, इस पीडीएफ में सब कुछ है, ठीक। इसे एक बार हर एक आदमी को रीडिंग मारनी है। द प्रेजेंट इंडो रशियन रिलेशंस, द प्रेजेंट इंडो रशियन रिलेशंस कैन अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। वर्तमान भारत रूस संबंधों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। अब तुम देखो दुनिया में रूस कहाँ है हथियार देने में। इन संबंधों में बातचीत कई सारी है, क्या कुछ पॉइंट तो लिख दिए गए हैं ऑलरेडी पीडीएफ में ही, तुम पढ़ दोगे इस स्पेस में क्या चल रहा है, ठीक। हमें तेल गैस दे रहा है वो, उसमें क्या चल रहा है, ठीक। हम डिफेंस को लेकर लिख रहे बातचीत। अब दुनिया में एक संस्था है जिसका नाम क्या है, सिपरी। पूरे वर्ल्ड में सबसे मानवीय संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में एक रिपोर्ट जारी करती है इसी के नाम से ही, स्टॉकहोम इंटरनेशनल। लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल एक देश है स्वीडन जिसकी राजधानी का नाम क्या है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी। रशिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। रशिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर, और रूस ने एंड रशिया सप्लाई 23% ऑफ वर्ल्ड आर्म्स
बिटवीन 2016 टू 2020, यानी 4 साल के अंदर अंदर जो पूरे वर्ल्ड में इतने हथियार गए हैं उनमें कितने दिए इसने, ब्रैकेट में के अलग लिखो, नंबर 1 यूएसए। ये है वो कहानी। नंबर 1 पे कौन है, यूएसए। कितने, 37%। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी किसकी है, यूएसए की, हथियारों की। तो आज भिड़े तो कोई, जो हथियार कौन बेचेंगे, तो पागल तो लड़ते हैं, उनका नाम है भारत व चीन, भारत व पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। और जो दिमागी हैं वो लड़ते हैं नहीं, वो लड़ाते हैं और हथियार बेचते हैं बढ़िया करके। एक ऑर्डर मिल जाए बस। कितने का एक ऑर्डर, 36 राफेल का जो एक ऑर्डर है उसकी कॉस्ट है कितनी, 60,000 करोड़ रुपए। जो पूरा उत्तराखंड राज्य है इसका बजट है कितना, 57,400 करोड़ रुपए पूरे उत्तराखंड का। और यहाँ क्या आ रहे इतने में ही, 36 राफेल। इतने पैसे से कितना विकास होता, लेकिन मजबूरी क्या हो रखी, हथियार चाहिए। अब एक तुम्हारी परीक्षा लेंगे, किसकी, यूपीएससी लेगा, सीडीएस की। जब तक तुम्हारी एज हो जरूर भरना, क्योंकि जो तुम पढ़ रहे वो आना, इसे मिलवा दे ऊपर एक बार, सीडीएस। अब यहां से चयन होगा आपका, क्योंकि जो तुम पढ़ रहे सभी आने वाला है टू जेड। हम तो पढ़ रहे बहुत डीप लेवल की। एसएसबी अगर आपने क्वालिफाई कर दी और पायलट वाला एग्जाम दिया, तो वो पायलट नहीं, उसके हाथ में है इतना महंगा सामान। कितने का, 1600 करोड़ का। वो जो नहीं कि वैसा टक्कर लग गई थी, मैं तो गिर गया, बातचीत होगी, लो रखो अपने में चलाता है। यानी कोर्ट मार्शल हो जाएगा अगर जरा सी भी गड़बड़ होगी तो। कोर्ट पे इंक्वायरी होगी बाकायदा, अगर जरा सी गड़बड़ कर दी तो पूरा ट्रेंड करके तब ट्रेनिंग पे खर्चा आने वाला कम से कम 80-80 करोड़ का। यानी जिस आदमी को बना रहे वो बेशकीमती आदमी है, और उसके ऊपर भयंकर खर्चा। ट्रेनिंग करवाए कई कंट्रियों में, जो विमान उसके हाथ एक बार दे दिया अब उसका पायलट वही है, वो उड़ाएगा उसे। तो इतने महंगे विमान लाएंगे, आदमी को ट्रेंड करेंगे, उन पे भयंकर खर्चा करेंगे। क्या बताया, एक बार धरती पे बैठते ही और दोबारा उड़ना पड़े, कितने लग रहे, 40-40, 50-50 लाख रुपये मेंटेनेंस के अंदर। तो वो सारा काम कौन देख रहे हैं। तो जब डिफेंस की डील होगी तो असली कारोबार किसका है, डिफेंस का। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कारोबार नंबर 1 पे है, किसका, आर्म्स, हथियार। नंबर 2 पे जो वर्ल्ड का कारोबार है उसका नाम है ऑयल एंड गैस। और 3 पे कैसा काम है, गुड्स एंड सर्विसेज। पूरी वर्ल्ड में 3 सबसे बड़े ट्रेड है, नंबर 1 पे कौन है, हथियार। तो असली खेली हथियारों का है, लेकिन कब बिकने वाले, जब कोई लड़े। ना लड़ता हो तो लड़वाओ, झूठ बोलो छक्के। कौन बोल रहा कल परसों से, 1 हफ्ता हो लिया अमेरिका बोल रहा तगड़ा करके, क्या कह रहा, कि बस 3 दिन में रात को हमला होगा, बच के रहना। डरा रखा भयंकर किसे, यूक्रेन को। और कल ही भारत ने यूएनओ के अंदर इस मसले पे अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसने रूस को क्या कर दिया है, खुश। रशिया उससे भयंकर खुश है कि तुमने तो कमाल कर दिया यार, हम तो कह रहे थे इस बात को, तुम भी कहोगे तो और फर्क पड़ेगा इस बात से। क्या, कि हमने 2 बात कही है, एक मेंटेन पीस इन दिस रीजन, यहां पे शांति रखिए, और दूसरा ऐसे बिहेव ना कीजिए जिससे तनाव बढ़े। जो वेस्टर्न मीडिया है, अमेरिका वाला चैनल, वो क्या दिखा रहे हैं, वॉल स्ट्रीट, कल की रिपोर्ट है, आज क्या तारीख है, 21, आज रात को हमला होगा, और वो हमला करते हैं रूस वाले। यानी जानबूझ के हमला ना होता हो। अब इसमें क्या होता है देखो, इस प्रकार का तनाव जानबूझ के युद्ध ना होता हो तो करवाता है। क्या होता है इस केस में, कल को कोई भी मिसाइल, झूठी मिसाइल भी किस पे लाग दो, एक बार एक झूठी मिसाइल दाग दो, रूस वालों का नाम नुम लिखवाओ उसके ऊपर, और यूक्रेन पे आके पड़ जाए, युद्ध शुरू। यानी ना होता हो तो मिसाइल दाग दो झूठी ही कहीं से भी, और क्या कहो, लो आली मिसाइल देखो, कल ही नहीं कहा था हमने, आज रात तक आ जाएगी। और वो आली, लड़ाई जबरदस्ती शुरू, और लड़ाई शुरू, हथियारों की भयंकर डिमांड शुरू।
पिछले 2 हफ्ते में ही लगभग 50 करोड़ डॉलर के हथियार यूक्रेन ने खरीदे हैं। किससे? ये ले रहे मजा। और कौन मरने को फिर रहे तैयार? यूक्रेन। इतना बड़ा रूस है, यूक्रेन को 10-20 मिनट में उड़ा कर रख देगा। ठीक क्या? लेकिन कौन है वो फिर रहा बलिया बकरा बनने को तैयार, और पीछे कौन खड़े कि चल पड़ कोई दिक्कत ना मान हमारे। कौन? अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र। कौन है वो? नाटो। ठीक क्या? और वो भिड़ जाए और ये ना आए तो क्या बताएगा कि तुमने बर्बाद है बिना मतलब अभी। तो अब जरा दूसरी बात लिखो, अगली बातचीत। ये सारी एक फिल्म चल रही है, अगर तुम पकड़ गए ना फिल्मों को तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें। लिखो जरा आगे। इंडिया परचेज 49%, इंडिया परचेज 49% ऑफ इट्स वेपन फ्रॉम रशिया। भारत रूस से अपने हथियारों का 49% खरीदता है, विच वाज 70% इन अर्ली डेज, जो पहले कभी 70% था। जो पहले कभी 70% था। बट रिसेंट टाइम इंडिया परचेज देयर आर्म्स फ्रॉम यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन एंड इजराइल। यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन एंड इजराइल। परंतु हाल ही के वर्षों में भारत ने बड़ी मात्रा में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व इजराइल से हथियार आपूर्ति को बढ़ाया है। हथियार आपूर्ति को बढ़ाया है। बड़ी मात्रा में ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल से अपनी हथियार आपूर्ति को बढ़ाया है। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। और इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा, आधुनिकीकरण और रक्षा वर्गीकरण है। क्या मतलब है? एक तो हथियार पड़ चुके हैं पुराने, जिस विमानों का मुकाबला होने वाला है चीन के विमान J-20 से। J-20 एक बहुत ही आधुनिक विमान है जो चौथी पीढ़ी का है। हमारे पास टक्कर का विमान नहीं है, हमें इसकी टक्कर का विमान चाहिए। उस विमान के लिए हमारे पास 2 अल्टरनेटिव है, या तो हम किससे ले लें, रूस से, या ले अमेरिका और फ्रांस आदि से। हमने 6 कंपनी के सब विमान टेस्ट किए 2 साल तक, और हमने एक विमान पास किया, नाम राफेल। फ्रांस की कंपनी दसोल्ट बोलते हैं, दसोल्ट कंपनी का राफेल। हमें विमान लेने थे 136, अभी केवल कितने लिए? ये तो एक अल्टीमेटम था कि दोनों फोर्स सामने खड़ी, और एयरफोर्स चीफ का बयान ये था कि कल को वार हो जाए तो एयरफोर्स को दोषी मत देना। यहां विमान सारे क्या पड़े? कुबाड़। 2-4 विमान टॉप क्लास हैं, मतलब हमें कम से कम 45 × 18 गुणा कर लेना, इतने विमान कम से कम चाहिए पूरे भारत को सिक्योर करने के लिए। एक स्क्वाड्रन के अंदर लगभग कितने विमान होते हैं? 18 के आसपास। ऐसे कितने चाहिए हमें? 45 स्क्वाड्रन। और हम कहाँ कम चल रहे फिलहाल? 10 से 15 कम।
अभी लगभग 35-36 के आसपास ही क्या है हमारे पास स्क्वाड्रन। हमें कम से कम चाहिए 180 विमान। हमने कितना कहा कि कोई बात नहीं, इतने तो कम से कम ले लो, इतना तो क्या ले लो, कम से कम ले लो, जिसमें हम पूर्ति कर दें इसकी। तुरंत ही क्या लिए फिर इमरजेंसी में ही, राफेल। और दाम भी भयंकर, 60,000 करोड़। अभी इतने विमान किसने लिए हैं? इंडोनेशिया ने, हमसे भी सस्ते। तो जो हम हैं उस पर क्या लग रहे क्वेश्चन मार्क कि यार तुम क्या रहे, फ्रांस दोस्त है, तुम्हें सामान दे रहा है इतने महंगे, उन्हें कितने के दे दिए सस्ते में? कितने? 10,000 करोड़ कम में, एक आध रुपया नहीं। उन्हें दे दिए कितने में? 50,000 करोड़ में। और तुम्हें कितने में दिए? अब तुमने खा लिए, क्या किया, कैसे दिया? अब ये डील्स अनक्लोज होने रही है। क्यों नहीं हो रही? मामला किसका है? नेशनल सिक्योरिटी का। अगर सारी बात खोल के बता दें कि विमान में हमने वो भी लगवा रखा, ये मिसाइल भी लगवा दी, वो भी लगवा दिया, तो किसे पता जाएगा? चीन को और पाकिस्तान को। ये बात खुल नहीं पा रही है। ठीक, तो J-20 का सामना कौन कर सकते हैं? बड़े विमान। ऐसा विमान है F-35 या F-22, जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई तोड़ नहीं है। ये रूस के पास नहीं है। यही दो विमान धरती पे ऐसे हैं आज की तारीख में जो 5G हैं, 5वीं पीढ़ी के। नेट पे डालना और देखना जरा अच्छे से, दुनिया का कोई भी रडार इन्हें पकड़ नहीं सकता। इनविजिबल, किसी कंट्री में घुस जाए। इस तकनीक का नाम क्या है? स्टील्थ। एक स्पेशल कोट है पेंट का, कोई भी वेव आएगी सोख लेगा, रिफ्लेक्ट होने का ही नहीं। कंट्री में कहीं घुसो, अटैक करो, और मल्टी रोल है, यानी इसे फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पढ़ें कभी जाकर हम क्या, डिफेंस टेक्नोलॉजी, वहां आएगा हर टेक्नोलॉजी उसका काम। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो है नहीं, तो हम इनका विकल्प ले रहे हैं, वो राफेल है। तो भविष्य में हमें करनी सेना मॉडर्नाइज, हर आधुनिक हथियार। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? ऐसे कंट्रियों के हथियार, इजराइल के या अन्य के। और क्या? अलग अलग प्रकार के हथियार। जैसे हमारी सेना को बहुत आवश्यकता है ऐसी जैकेट की जो बुलेट प्रूफ हो। क्यों? एक टीम लगी पड़ी पाकिस्तान की बॉर्डर पे जिसका नाम है बैट, बॉर्डर एक्शन टीम, जिसमें स्नाइपर्स लोग हैं, चुन चुन के मार रहे हैं हमारी आर्मी को। वो कर रहे हैं पेट्रोलिंग, गोली आई लगी और खेल खत्म। अगर उसके पास क्या हो, फूड, जो कंप्लीट फुल बॉडी जैकेट है, तो उसे किससे बचाए? हेलमेट से नीचे ली और तक। जैसे किसके पास है? यूएसए वाली, बहुत हल्की और लाइट, 50 किलो वजन अगर आप ऊपर लाद दोगे तो वो चल नहीं पाने, अगर डाल तो बहुत दूर की बात है। तो क्या चाहिए? ऐसे हथियार अलग अलग प्रकार के, एयरफोर्स के, नेवी के, अन्य। तो हमें दो काम करना है डिफेंस में, मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इसके लिए हमें जरूरत है। तो हम पिछले 10 साल के अंदर अंदर 2011 के बाद से ही अपने जो हथियारों की पूर्ति है वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन इससे कर रहे हैं। इसीलिए इससे जो हमारा हथियार आपूर्ति है वो 70 से कहां पहुंच गई? ये 49। ठीक है, लिखो। ऑन द अदर हैंड, USA also sanctions, USA also impose sanctions on Russian arm purchase, on Russian arm purchase। इसके साथ ही अमेरिका रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा रहा है। रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा रहा है। प्रतिबंध लगा रहा है, जैसे, लिखो होमवर्क, ढूंढ के आना क्या है काट सा। अब 5-6 नाम तुम्हें बता रहा मैं, वो घर जाना ढूंढना अच्छे से। ये सारे ढूंढ के आना, हर एक को बाकायदा लिखना, ढूंढना, खोजना क्या चीज है, इनका बहुत इस्तेमाल आने वाला। लिमोवा, LEMOA,
बनना तुम्हें, ये ट्रैक पे चलना तुम्हें सीखना है, बातों को पढ़ना, शॉर्ट में उनका बात लिखना कंसाइजली। लिमोवा क्या चीज है, काटसा क्या है, कोमकासा क्या है, और बेका क्या है। इनमें जो तीन डील हैं छोड़कर इसे, ये तो हो रखी है हमारी अमेरिका से, और ये वो प्रतिबंध है जिसके नाम से क्या कह रहा है अमेरिका, कि तुम अगर हथियार लोगे किससे, रूस से, तुम पे लगा देंगे प्रतिबंध। लेकिन भारत को इसे छुट्टी मिल गई कि कोई बात नहीं, भारत के वाले केस में लगाने के नहीं, और पे लगा देंगे। किस पे लगा दिया, तुर्की पे। किस पे लगा प्रतिबंध, तुर्की पे। हमें छूट मिल गई। ठीक, लिखो जरा बातचीत। मेजर आर्म्स डील ऑफ इंडिया एंड रसिया। भारत व रूस की मुख्य, भारत व रूस की मुख्य हथियार समझौते कौन कौन है, क्या ले रहे हैं हम इससे। S-400 जो सबसे बड़ी डील है भारत और रूस की हिस्ट्री की डिफेंस की, उसका नाम क्या है, S-400। ढूंढना खोजना जरूर देखना इसके बारे में, सुर्खियों में है फिलहाल। चीन के बॉर्डर पे लगने वाली, कब, 2023 में मिलने वाली हमें, जनवरी से लेकर मई तक। हमने स्पेशल आग्रह किया किससे, अब जब तुम रूस पढ़ लोगे इसके तुरंत बाद मुझे कल पढ़ाना क्या, देखना जिससे हमें हथियार चाहिए, अगर वो खुद वार में उलझ गया तो हमें कौन हथियार देगा फिर। अगर वो खुद ही वार में उलझ जाता है यूक्रेन के साथ में, तो हथियार कहां से मिलेंगे। यानी वो हमें देने वाला है S-400। हम लगातार उससे आग्रह कर रहे हैं आप टाइम से पहले दे दो, क्योंकि हमारी आर्मी कहाँ खड़ी है, तैयार, चाइना के और प्लस पाकिस्तान के अगेंस्ट में हमें तुरंत लगानी है। तो जब वो 6 दिसंबर को आए, हमने उनसे स्पेशल आग्रह किया कि आप टाइम से पहले दो। हमें वो जनवरी 2023 में क्या देने वाले, ये। अगर यहाँ वार हो जाती है तो ऐसे खतरनाक हथियार की डिमांड उन्हें पहले होगी या हमें होगी, उन्हें पहले जो बना रहे हैं, और वो इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं, इतने लंबे बॉर्डर के ऊपर, अगेंस्ट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इन सब कंट्रियों के। 30 कंट्री के सामने खड़ा है रूस अकेला, और हथियार कौन है वो रोकने वाला उन्हें। ये एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। जरा इसके बारे में मुझे बता दो एक बार अरुण कुमार, S-400 क्या है। बिल्कुल, कैसी जी, S-400 क्या है, बताओ कितनी है। जब सवाल आएगा ना यूपीएससी पूछेगी इस पे से, तो वो दमदार सवाल पूछेगी, कितनी रेंज है इसकी, ये कहां तक अटैक कर सकता है, कहां तक सर्विलांस कर सकता है, ये कैसे ऑपरेट होता है। तो नेट पे जाके खोजना, ब्रीफली मैं आपको बताऊं इसके बारे में। इसमें एक विमान है, एक यान है जिसमें लगी पड़ी है क्या, मिसाइल। ये ट्रक पे लोड की हुई है, इसीलिए क्या है, ये एक मोबाइल ट्रक, जहां मन करे वहां ले जाओ आप, जाके खड़ा कर दो। इसके साथ में एक सिस्टम में है क्या, रडार। एक सिस्टम में क्या लगा पड़ा, रडार। और एक सिस्टम में है बैटरी एंड बैकअप, जो कहीं भी से क्या कर दे, चला दे। सैटेलाइट वगैरह सब कहाँ है, इससे। तो ये तो करता है ट्रैक। इसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी कहाँ तक की है, ये 400 किलोमीटर तक आपको ट्रैक कर सकता है। आसमान का एक पत्ता भी हिलेगा तो पता लगेगा तुरंत एकदम, इतना हाई क्लास रडार है। ऐसा यूएसए के पास भी नहीं है। इस हथियार का पूरे वर्ल्ड में कोई तोड़ नहीं है। और यूएसए सहित जितने भी बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट हैं सब फेल है, मिसाइलें फेल है इसके सामने। यहां तक तो कर सकता है ये सर्विलेंस, लेकिन ये अटैक कहां तक कर सकता है, 30 किलोमीटर तक। यानी ये धरती से ऊपर 30 किलोमीटर ऊपर ही अगर कोई विमान, कोई मिसाइल, हेलीकॉप्टर कुछ भी आपकी ओर बढ़ता है, सर्विलांस पे उसे लेके धरती से 30 किलोमीटर ऊपर ही उसे उड़ा दे। कौन, ये सिस्टम, किलर। और
एक और खास बात है S-400 की, जो किसी और में है ही नहीं। क्या? इसकी रफ्तार कितनी? लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, यानी पलक झपकते ही साफ। बचना लगभग असंभव है। ठीक। इसके अतिरिक्त ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। ऐसी कैपेबिलिटी वर्ल्ड में केवल इसमें है। ये मिसाइलें कोई रोक ही नहीं सकता। कौन रोक सकता है? ये। यानी अगर ये सारे देश मिल के रूस पे हमला कर दें, यूरोप वाले, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला रूस का। उसके पास क्या है? S-400। उसने कहाँ लगा दिए? ऑलरेडी बेलारूस में, अपने बॉर्डर पे, सब जगह, कि उनका कोई एयरक्राफ्ट ऊपर क्रॉस करेगा। इसमें एक खास बात है, जो इसकी बैटरी है जहां से ये उड़ते हैं, इस एक में से निकलती हैं 39 मिसाइलें। देखिए रामायण, राम ने नाम लिया, एक छोड़ा, एक में से 20, 20 में से 20, पता नहीं क्या चल पड़ा मामला। वो खेल कहाँ है? वही खेल है इसका। यानी अगर ऐसे 8-7 छोड़ दें तो एक बार में ही सैकड़ों टारगेट साफ। तो इतना भयंकर घातक कौन है? S-400। इसलिए कॉस्ट कितनी है? ये मिलने वाली $5.4 बिलियन में, $1 बिलियन बराबर 7,500 करोड़। कितने? तकनीक भयंकर पैसों में बिकती है, कोई तोड़े नहीं है, तो दाम भयंकर है, और लेने वाले लाइन लगे पड़ी, इसकी पूर्ति भी नहीं हो पा रहा से। कितना? 7×5 = 35। डील है लगभग 40,000 करोड़ की। हम तैयार बैठे, पैसे ले जाओ और फटाफट दो। किस पे गिरनी हमें? चाइना पे। इसका क्या बनाना हमें? चाउमीन। ठीक क्या? लिखो आगे। S-400, this deal signed on 2018, this deal signed on 2018, cost $5.4 बिलियन। S-400 यह है सौदा 2018 में हुआ, $5.4 बिलियन का। 2023 तक भारत को प्राप्त होगा। इट डिलीवर्ड टिल 2013। ठीक है बातचीत। आगे। इंडिया एंड रसिया, इसके बारे में सब ढूंढना, खोज के लिखना जरा अच्छे से। इंडिया एंड रसिया also set up inter governmental commission on India and Russia also set up intergovernmental commission on military and military technology, military technical cooperation, military एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। भारत व रूस ने मिलकर सैन्य और सैन्य तकनीक अंतर सरकारी आयोग स्थापित किया है, बाय विच इंडिया प्रोड्यूस AK-203 AK-203S weapon of 6 lakh of 6 लाख क्वांटिटी। क्या है? इसके अंतर्गत भारत व रूस 6 लाख AK-203S राइफलें बनाएंगे। एक सब मशीन का नहीं है, जिसका नाम आपने सुना होगा AK-47। AK-203S
इसकी बनने वाली 6 लाख यूनिट, और कहाँ बनेंगी ये? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। डील साइन हो गई है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। ये डील है 675 मिलियन डॉलर की, 675 मिलियन डॉलर की। अगला, रशिया प्रोवाइड अकोला क्लास, अकोला, रशिया प्रोवाइड अकोला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन टू इंडिया। रूस भारत को अकोला श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियां उपलब्ध कराएगा, परमाणु पनडुब्बियां उपलब्ध कराएगा। ठीक, presently India is world second, presently India is world second largest arm importer of the world। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर ऑफ वर्ल्ड, 9.45% ऑफ वर्ल्ड। पहले पे सऊदी अरेबिया, कभी पहले पे हम थे? फ्रॉम 2016 टू 2020 भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। 2016 से 20 तक विश्व के कुल हथियारों का लगभग क्या बोलते हैं 10% कौन ले रहा है अकेला। और 2011 से 15 तक हम क्या थे? वर्ल्ड नंबर 1। पूरी दुनिया के इतने हथियार थे उनका लगभग 23% कौन ले रहे थे? हम। उसमें कुछ गिरावट आ गई है। कौन? कोरोना और मंदी। ठीक, लिखो, चाहते हो लिख लियो। 2011 से 15 तक 1/3, 2011 से 15 तक पूरे विश्व के हथियारों का 1/3 कौन ले रहा था? इंडिया। इतना भयंकर हथियार। ठीक, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। ये सारी ज्ञान पढ़ने के बाद तुम्हें तब उत्तर लिखने, इसे रिवाइज करना पूरी कहानी को। आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर आल्सो, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर आल्सो, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में भी। क्या कहा भारत ने कि 101 वेपन जो हम बाहर से मंगा रहे थे इनके इंपोर्ट को तो हमने बैन कर दिया, मंगाने के नहीं, बिल्कुल भी, यही बनाएंगे भारत में ही। इंडिया impose ban on 101 defense product import, 101 डिफेंस प्रोडक्ट। भारत ने 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और क्या कहा? हथियार बाहर से लाने के यही बनाएंगे भारत में ही। एंड डिफेंस सेक्टर ओपन फॉर 100% एफडीआई, और रक्षा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दे दी है। कोई चाहता हो भारत में आओ हथियार बनाओ फटाफट, विदेशी कंपनियां, 100% एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। ब्रैकेट में
74% ऑटोमेटेड रूट, 74% ऑटोमेटेड रूट। क्या मतलब है? 74% तक अगर आप 100 रुपए का 74% भारत में लगाते हैं तो सरकार की अनुमति की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ेंगे, दमादम करो। 100% लगाने हैं अगर तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, बाय गवर्नमेंट परमिशन, ठीक, कि आप कैसा हथियार बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो इत्यादि। तो आज वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी भारत में क्या लगा रही हैं? प्लांट। कोई राइफल्स का, कोई कहेगा कुछ अन्य का। भारत में डिफेंस के हथियार भी आएंगे और एक्सपोर्ट भी करेगा, ठीक। कल देखते हैं इसमें बचे हुए बहुत सारी बातें।